अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा नावल लेकर आई हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ ही रीड करूँगी। तो देखते हैं ये नावल कैसा है। इस नावल का नाम है ढलती शाम। इसकी राइटर है दुनिया जमील। तो इस नावल को शुरू करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं एडवांस ले चुका हूँ। हमारा एग्रीमेंट साइन हो चुका है, हाशिर ने बहुत सख्त लहजे में अपने वालिद एहसान साहब को बताया। तो मैं भी तुम्हें साफ बता चुका हूँ कि अगर तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हटे तो ज़ोया को छोड़ दो और फिर जो दिल चाहे वो करो। एहसान साहब भी इसके ही बाप थे, जानते थे कि इसे कैसे काबू करना है। बाबा, ज़ोया का यहाँ क्या जिक्र, और मैं बता चुका हूँ आपको ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद मैं आपके साथ बिजनेस में आ जाऊँगा, शोबिस की दुनिया छोड़ दूँगा। इस बार लहजे में बला की नरमी और मिठास थी हाशिर के, क्योंकि वो सब छोड़ सकता था, ज़ोया को नहीं। एहसान साहब, नहीं तो ये भी क्यों, जब छोड़ना ही है तो अभी से छोड़ो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। इस साल मुझे ज़ोया की शादी करनी है। बस मैं अपने महरूम भाई की अमानत तुम्हारे इस शौक़ की नज़र नहीं कर सकता। बाबा, आपको अचानक ज़ोया की शादी की जल्दी क्यों हो गई? हाशिर झंझलाया। नवाज साहब ने दोबारा जिक्र किया है मुझसे, वो अपने बेटे के लिए ज़ोया का। एहसान साहब ने वो बात की जो हाशिर को आग लगा गई। बस बाबा, इससे आगे आप कुछ नहीं कहेंगे। और ये नवाज अंकल नहीं है, ये एहसन है, जो शायद भूल चुका है कि 2 साल पहले मैंने इसका ज़ोया का नाम लेने पर क्या हशर किया था। एहसान साहब ने एकदम गुस्से से, और बेगम एहसान जो बहुत देर से खामोश बाप और बेटे की तकरार सुन रही थी, हैरत से अपनी इकलौती लात को देखा। तुमने तो कहा था कि एहसन झूठ बोल रहा है। तुमने तो अपनी शूटिंग के लिए इस्लामाबाद में थे। एहसान साहब चूके। और ये तुम्हारी माँ ने और ये तुम्हारी माँ, इसने भी तुम्हारा साथ दिया था। मुझे तो यही पता था। मरीम बीबी भी हैरत से बेटे को देखते हुए बोली। हाशिर एकदम बीच में बोला, इस वक्त ये बात नहीं कर रहे हम लोग। मेरे लंदन जाने की बात हो रही है बाबा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लास्ट है। मैं इकबाल साहब से कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ। इनके बहुत एहसान मुझ पर, मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकता। ये मेरी पहली और आखिरी फ़िल्म होगी। मैं मर जाऊँगा ज़ोया के बगैर। और ये डायलॉग बोलते हुए वो मरीम बीबी के पैरों के पास बैठ गया और बस काम हो गया। अल्लाह ना करे बस ख़त्म करें ये बहस। जब वो कह रहा है ये आखिरी काम है, और फिर जो आप कहेंगे वही करेगा। और एहसन क्या ज़्यादा अजीज़ है आपको अपने बेटे से? मरीम बीबी के दिल पर हाथ पड़ा था और इकलौती लाडली लात के मुंह से ये अल्फाज सुनकर। बस आपकी इसी लाड ने बिगाड़ा है इसे। बेशर्मी, देखो कैसे माँ बाप के सामने डायलॉग बोल रहा है। ये इसका कोई ड्रामा हो। एहसान खान मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, पर हाशिर ने शोबिस ज्वाइन करके उन्हें पूरे ख़ानदान में शर्मिंदा कर दिया था। और फिर ज़ोया से शादी की ज़िद ने इन्हें और मुश्किल में डाल दिया था। वो अपने महरूम भाई की रूह से शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। ज़ोया जैसी शरीफ और अच्छी बच्ची के लिए इन्हें हाशिर बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता था। ज़ोया एहसान साहब के मरहूम भाई की बेटी थी। बहुत छोटी थी जब माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। ताया ताई ने ही पाला था। हाशिर खान ज़ोया पर अपना हक समझता था, और ज़ोया भी इसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करती थी। हाशिर खान ज़ोया की पूरी कायनात था। हाशिर बहुत गुस्से से कमरे से निकला और रास्ते में पड़ी हर चीज़ को अपनी ठोकर से उड़ाता अपने बेडरूम में आया और बेड पर गिर गया। आंखों पर हाथ रखे वो किसी गहरी सोच में था। गुस्से से दिमाग की नसें खींची हुई थीं। अचानक इसके साँप ढीले हुए और चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट ने इसके चेहरे को और खूबसूरत बना दिया। अगर दीदार मुकम्मल हो गया हो तो मैं आंखों से हाथ हटा लूँ ताकि मेरी आंखें भी सराब हो जाएं। हाशिर ने वैसे ही आंखों पे हाथ रखे हुए कहा। जोया एकदम जाने के लिए मुड़ी तो हाशिर ने बेड से छलांग लगाकर इसका हाथ खींचा और इसे दरवाजे के साथ लगा दिया। अब भाग कहाँ रही हो? क्या लगा था मैं सो रहा हूँ? हाशिर ने हाथ पकड़ते हुए कहा। जोया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, तुम बस ये बंदरों वाली हरकतें करना हाशिर, ये तुम बस बंद करो ये बंदरों वाली हरकतें करना हाशिर। ये ज़िंदगी है, कोई ड्रामा नहीं। तुम क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो?
तमाशा मैं बना रहा हूँ या वो तुम्हारे ताया जान दी ग्रेट मैन बना रहे हैं? हाशिर ने इसका चेहरा ऊंचा करते हुए गुस्से से पूछा। क्या बकवास की है? अभी तुमने सारे घर में आवाज़ गूंज रही थी तुम्हारी, तुम्हें शर्म है? वो घूर के बोली। हाशिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ? और ये शर्म शर्म के चक्कर में मैं तुम्हें किसी और के साथ रुखसत होने दूँ? तो सूरज, मैं बेशर्म ही ठीक हूँ। तो सोचो, मैं बेशर्म ही ठीक हूँ। हाशिर, मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो झंझलाकर बोली। चंदा, इसे मजाक करना कहते हैं? प्यार से इसका चेहरा ऊंचा किया। तुमने फिर मुझे इस नाम से पुकारा, मैंने मना? जोया का मूड एकदम बिगड़ा। तो क्या जान या स्वीट हार्ट बोला करूं? शर्माओगी तो नहीं? हाशिर हंसा था। मान लो ताईजान की बात और सब कुछ छोड़ो और शादी कर लो मुझसे, फिर जो दिल चाहे वो बोलना। जोया ने थक कर कहा, जानती थी ढीठ है वो। ओह, दिल खुश कर दिया तुमने। तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। चलो फिर बाबा से बोलो मेरे जाने से पहले हमारी शादी कर दें। हाशिर इसका हाथ खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया। जोया ने इसे रोका और चीखी, हाशिर क्या पागलपन है ये? तुम बहुत बेशर्म और बदतमीज हो गए हो। की अभी की कहाँ है मैंने अभी कहाँ की है मैंने बदतमीजी? करते रहो अपनी बकवास, इसमें जा रही हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी। अच्छा सुनो, प्लीज़ एक कप चाय बना दो और साथ कोई सर दर्द की गोली भी दे दो। बाबा से दिमाग खपाया है, हाशिर ने सर पकड़कर कहा। हाशिर, क्या फिर दर्द है सर में? तुम रेस्ट करो, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? अच्छा जाओ तुम लेटो, मैं अभी चाय। जोया एकदम से परेशान हुई। अब ऐसे करोगी तो बंदा तो पटरी से उतरेगा, फिर कहती हो मैं बेशर्म हो गया हूँ। जान ले लोगी किसी दिन इन अदाओं से। हाशिर ने जोया का हाथ पकड़ा ही था कि अहमद, नादिया और किरण ने एक साथ कमरे में एंट्री दी। कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ? सॉरी, हमें पता नहीं था। किरण ने भी अपना हिस्सा डाला। क्या है यार, बाबा और ये मोहतरमा कम विलन का किरदार करते हैं जो तुम सब भी आ गए। हाशिर बद मज़ा हुआ। तो हाशिर तुम कैरी ऑन ना, हम कौन सा देख रहे हैं? नादिर ने बड़ी मासूमियत से कहा और वो सब हंसने लगे। ये किसी को भी नहीं पता था कि ये इन सब के साथ में आखिरी हंसी है। अहमद, किरण, नादिया हाशिर के मंझले चाचा के बच्चे थे और सब एक ही घर में रहते थे। फिर वही हुआ जैसा हाशिर ने चाहा। वो जोया को इस सारे मामले में घसीट लाया। बाबा से इजाज़त सिर्फ जोया ही दिला सकती थी। जिस रात इसकी फ़्लाइट थी वो सारा दिन बाहर गुजार कर शाम में घर आया था। बहुत खुश था। जोया, जिसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो सारे घर से छुपी बैठी थी। हाशिर अपने कमरे में आया, इसका सारा सामान पैक रखा था। इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जानता था जोया ने एक एक ज़रूरत की चीज़ रखी होगी। हाशिर के काम वो कुछ ऐसे ही लगन से करती थी। वो बात लेकर अब जाने के लिए मुकम्मल तैयार था, पर इसे जोया का इंतज़ार था। जब जोया इसके रूम में आई। कहाँ थी यार, 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो मैं तुम्हारे कमरे में आने वाला था। मैं भी सारा दिन इंतज़ार कर रही थी। कहाँ थे तुम? आज का दिन भी घर पर नहीं गुजार सकते थे? इसकी आंखें रो रो के सूज गई थी। तुम रोती रही हो सारा दिन या? यार जोया, इस तरह नहीं करो, सिर्फ 6 महीने की बात है। हाशिर ने इसके कंधों पर हाथ रख कर से करीब किया। बाहर से सब घर वालों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। मैं लेट हो रहा हूँ जोया, मैं इस तरह नहीं जा सकता, तुम जानती हो। वो इसे चुप करवाते हुए बोला। जाओ, अल्लाह हाफिज़। वो इससे दूर हुई। मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। रोते हुए रुखसत नहीं करो। जोया ने अपना चेहरा साफ किया, मुस्कुराने की कोशिश की। एयरपोर्ट नहीं चलोगी? हाशिर ने उदासी से पूछा। कुछ देर वाली खुशी अब नहीं थी। नहीं, और अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में ही रहना चाहती हूँ। वो कमरा ठीक करते हुए बोली, जो हाशिर तैयार होने में होता बिगाड़ चुका था। शौक से जनाब, वैसे काश ये जुमला कभी मेरे कमरे में होते हुए भी कह दिया होता। वो जोया को गले लगाते हुए बोला। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। तेजी से कमरे से निकला और फिर हाशिर लंदन चला गया और अपनी बात मनवा कर वापस आते ही इसकी जोया से शादी हो गई। लंदन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हाशिर बेचैनी से नजर इधर उधर घुमाने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या हुआ हाशिर, किसी को ढूंढ रहे हो? कोई आने वाला है क्या? इसके साथ ही एक्टर जमशेद शाह ने से पूछा। नहीं यार, पाकिस्तान फ़ोन करना है, हाशिर ने कहा।
तो अभी होटल चलते हैं ना, कर लेना और अपना मोबाइल भी। इतने में हाशिर को अपनी मतलूबा चीज़ नज़र आ गई और वो अभी आया कहते हुए तेज़ी से फ़ोन बोत की तरफ बढ़ा। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। पहले ही बेल पर जोया ने हेलो कहा। हाँ मैं पहुँच गया हूँ, अब तुम भी सो जाओ। हाँ मैं सो ही रही थी, तुम्हारे फ़ोन से ही आँख खुल गई, जोया जल्दी से बोली, हाशिर हंसते हुए। ओ सॉरी, मेरे फ़ोन से तुम्हारी नींद ख़राब हुई, चलो अब तुम दोबारा सो जाओ। नहीं, अब मैं नमाज़ पढ़ के ही सोऊंगी, नींद तो वैसे भी तुमने उड़ा दी। ओके चलो, तुमने आज कबूल तो किया कि मैंने तुम्हारी नींदें उड़ा दी हैं। जुमले को अपने अंदाज से लिया। उफ, हाशिर, बातों से अपनी मर्जी के मानी निकालना कोई तुमसे सीखे। वो हंसी। और दिल तोड़ना और झूठ बोलना कोई तुमसे। हाशिर ने फौरन हिसाब बराबर किया। मम्मा को सुबह फ़ोन करूँगा, अल्लाह हाफिज़, और अब सो जाना, रोना नहीं, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। जोया तुम भी, अल्लाह हाफिज़। सुबह सब घर वाले नाश्ते कर रहे थे तो ताई जान ने एहसान साहब से पूछा, हाशिर अंदर पहुंच गया होगा, फ़ोन आया कोई इसका? सबकी नज़रें एकदम जोया पर गई, जिसने जिसने और ज़्यादा अपनी गर्दन पेट पे झुका ली थी। आस्था से बोली, जी ताई जान, रात 3:30 बजे आया था, इसने कहा आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो मैं सुबह आपको बता दूं। अल्लाह का करम है, खैर से पहुंच गया। कितना ख्याल है मेरे बेटे को मेरी नींद का, मरी बीबी ने शुक्र करते हुए कहा। वैसे जोया, तुम इतनी रात को क्यों जाग रही थी? शाजिया बेगम, जो एहसान साहब के छोटे भाई रमीज़ की बीवी और अहमद और किरण की अम्मा थी, तंज़िया लहजे में जोया से पूछा। खैर हमें क्या, वैसे तुम्हें रात को नहीं तो सुबह भाभी को तो बता देना चाहिए था। रमीज़ साहब, जो काफ़ी देर से अपनी बेगम को आंखें दिखा रहे थे, गुस्से से बोले। अगर आपका तस्वरा हो गया हो तो एक कप गर्म चाय ला दें। और शाजिया बेगम पाँव पटकती हुई किचन में चली गई। शाजिया बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं थी जोया, क्योंकि हाशिर का झुकाव इन्हें आग लगता था। इनकी भी 2 बेटियां थीं और हाशिर जैसा खूबसूरत इकलौता साहब जायदाद लड़का, और वो इसलिए ही जोया पर तंज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। रात को एहसान साहब अपने कमरे में बैठे थे जब मरीम बीबी इनके लिए चाय लाई। क्या सोच रहे हैं आप? एहसान साहब ने चूम कर अपनी बीवी को देखा। हूँ, हाँ, वो मुझे सुबह शाजिया का रवैया जोया से कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए ही तो कह रही हूँ आप दोनों की शादी का बाकायदा ऐलान कर दें और दिसंबर में हाशिर के आते ही शादी कर दें। 20 दिसंबर तक वो वापस भी आ जाएगा। मरीम बीबी ने जल्दी से कहा। पहले तुम अपने लाडले को आने दो, अभी किसी शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है, वो दो टोक लहजे में बोले। आपको अभी भी हाशिर पर यकीन नहीं है? क्या वो जोया के साथ कुछ गलत कर सकता है? मरीम ने अफसोस से कहा। मुझे इस शोबिस की दुनिया पर यकीन नहीं है। जो इन रिश्तों, इन रोशनियों में एक बार खो जाए वो रास्ता भूल जाते हैं वापसी का। शोहरत का नशा बहुत ख़तरनाक होता है मरियम। अल्लाह ना करे आज आप मेरा दिल हौले रहे हैं, वो सब छोड़ देगा और मैं शादी की तैयारियां शुरू कर रही हूँ। दोनों की तैयारी मुझे ही करनी है और सिर्फ 6 महीने ही तो बाकी हैं। उन्होंने होल कर दिल पर हाथ रखा। पता नहीं कैसी घबराहट थी। ठीक है, पर हर चीज़ जोया की पसंद की हो, एहसान साहब ने कहा। मरीम बीबी ने गर्दन तायद में हिलाई। जाहिर है, और शाजिया की आप फिक्र ना करें, मैं इसको भी सीधा करती हूँ। हाशिर लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रहा था, कानों में हेडफोन लगे थे। दरवाजे से इसकी पीठ थी जब जोया दबे पाँव इसके कमरे में आई और खामोशी से खड़ी हो गई। चंदा, अगर पीछे से मेरा दीदार हो गया हो तो चेहरा आगे घुमा सकता हूँ? हाशिर ने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। हाशिर, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं हूँ? जोया मुस्कुराई। अगर मैं सच कहूँगा तो तुम शर्मा कर भाग जाओगी, तो बस इतना कह देता हूँ कि तेरी खुशबू से पहचान लेता हूँ। वैसे किस लिए आई हैं आप, वो भी रात के 1 बजे? मैं काफ़ी शरीफ हूँ, पर सामने जब ऐसी क़यामत खड़ी हो तो अच्छे अच्छे ज़ादों का ईमान। वो शरारत से देखता हुआ बोला। मैं जा रही हूँ, तुम करते रहो अपनी बकवास। हाशिर, अच्छा ना, बताओ क्या बात है? हाशिर ने इसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं, बस मैं ये मैगज़ीन देख रही थी, तुमने फ़िल्म साइन कर ली ना? ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और ये ख़बर इस मैगज़ीन में तो आई ही नहीं है। असल बात करो जोया, क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं वो नहीं वो मैं वो सब, मतलब शाजिया चची और मेरी फ्रेंड्स। जोया से कहा ही नहीं जा रहा था। मेरे और ज़ारा अहमद के बीच कुछ नहीं है, और ये झूठी खबरों पर ध्यान देना छोड़ दो। कोई क्या कह रहा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम क्या सोचती हो ये अहम है मेरे लिए? अब बोलो क्या हुआ? हाशिर ने मैगज़ीन लेकर हाथ से दूर फेंका। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे हाशिर?
हर वक्त इतनी हसीन लड़कियां और अब तो फिल्मी दुनिया, वहाँ का माहौल, वो सब रंगीनियाँ, वो डर कर इसे देख रही थी। तुम्हारा इन सब से कोई मुकाबला नहीं, इन हसीनाओं की जहाँ तक बात है तो ये तो है मसला, पर क्या करूं यार, बचपन से एक चुड़ैल के जंगल में ऐसा फंसा हूं कि कोई हसीन चेहरा दिल को भाता ही नहीं। और जोया जो इस इजहार पर हर आसमान पर पहुंच गई थी, धड़म से नीचे गिरी। अच्छा मैं चुड़ैल हूँ और वो हसीन परियां, छोड़ो मेरा हाथ और मरो तुम। हाँ हाँ, मर ही तो चुका हूँ तुम पर, और आज तो पता है इन लाल कपड़ों में कैसी लग रही हो। हाशिर ने इसे खुद से थोड़ा करीब किया। जोया की धड़कनें रुक गई और इसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हाशिर ने इसके कान में कहा, बिल्कुल स्ट्रिंग की बोतल, और पता है मेरा दिल क्या कह रहा है। जोया ने पट से आंखें खोल दी। और मैं दिल कह रहा है पी लूं। जोया ने इसको धिक्का दिया और दरवाजे के पास आकर बोली, सब ठीक कहते हैं, तुम आवारा और बदमाश लड़के हो, और मेरी तौबा जो अब कभी तुम्हारे कमरे में आओ। हा हा, हाशिर के कहके ने दूर तक इसका पीछा किया। जोया भी एकदम से हंसी, मगर अकेली में अकेली थी। वो बैठे बैठे इस दुश्मन जां के ख्यालों में गुम थी, जिसने 1 महीने से कोई फ़ोन नहीं किया था, बस रोज़ एक मैसेज कर देता कि बहुत मसरूफ़ हूँ, दिन रात का कोई हिसाब नहीं, बस काम काम। और वो सारा दिन में कितनी बार मैसेज पढ़ती थी। जोया को अनजाने अनजाने से वहम सताने लगे थे। इतने दिन तो वो कभी इससे बात किए बगैर नहीं रहा था। हाशिर की शूटिंग को 2 महीने हो गए थे, अभी भी वो अपना सीन ओके करवा कर बैठा था। लंच ब्रेक थी, इसकी तबीयत सुबह से बोझल हो रही थी, सर दर्द से फट रहा था और जोया बहुत याद आ रही थी। जोया का सोचते हुए इसे नंबर मिलाया। पहली बेल पर जोया ने फ़ोन उठाकर जिस बेताबी से हाशिर का नाम लिया, इतनी दूर बैठे हाशिर का दिल चाहा सब कुछ छोड़कर इसके पास चला जाए। हाशिर कुछ बोलो तो। हेलो हेलो, जोया को लगा लाइन कट गई है, जब दूसरी तरफ से आवाज़ आई। क्या फ़ोन हाथ में लेकर कोई चिल्ला काट रही थी जाना। बेल भी नहीं हुई और फ़ोन उठा लिया। हाशिर ने नम आंखों और भारी आवाज़ से पूछा, बको मत, कहाँ हो, जानते हो आज पूरे 1 महीने के बाद फ़ोन किया है तुमने। वो रोने वाली सी हुई थी। 28 दिन बाद, हाशिर ने इसे याद दिलाया। तो क्या 28 दिन कम होते हैं, महीना नहीं होता। पर तुम्हें क्या पता, तुम तो वहाँ मज़े में हो, ऐश कर रहे हो, और अब कुछ बोलोगे अगर फ़ोन करने का एहसान कर ही लिया है तो। जोया ने रोते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ सुनने के लिए फ़ोन किया है। हाशिर ने अपना माथा मसलते हुए कहा, इसका दर्द बढ़ रहा था। बस अब ऐसी बातें करना, कब वापस आ रहे हो। जिस तरह नदीम साहब काम करवा रहे हैं, लगता है 6 महीने के बजाय 4 महीने में ही वापस आ जाएंगे। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, इंडिया के मशहूर डायरेक्टर सुनील कपूर के सेक्रेटरी की कॉल आई थी मुझे कल रात। क्या मतलब, क्यों आई थी। हाशिर, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने मना कर देना था ना इन्हें। वो गुस्से से जोया गुस्से से चल चीखी। हाशिर को एकदम शरारत सूझी और कहा, नहीं यार, मैंने कहा सोच कर बताऊंगा। क्या मैं पागल हूँ जितना अच्छा मौका मिस करूँ। हेलो हेलो जोया। जोया ने फ़ोन रख दिया और अब अपना पसंदीदा काम रोना शुरू कर चुकी थी। हाशिर ने दोबारा नंबर मिलाया पर इसने नहीं उठाया। इतने में जमशेद और ज़ारा आ गए और इसने मोबाइल जेब में रख लिया। यार तुम्हारे मज़े हैं, फिल्म में भी रोमांस और हकीकी ज़िंदगी में भी एक हम है, कोई घास से नहीं डालता। जमशेद ने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा, बस फ्लर्ट ही करना सारी ज़िंदगी। और हाशिर, क्या सोचा है तुमने, सुनील कपूर से मीटिंग कर रहे हो फिर। यार मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, इसके बाद बाय बाय शोबिस। मैं ये बात मजाक में भी नहीं कर सकता, इतना खौफनाक रिएक्शन आता है। ये क्या बातें हो रही हैं, किसी कैसी मीटिंग, और वो भी सुनील कपूर के साथ। जमशेद ने हैरान होकर दोनों को देखा। इन मौसम को कॉल आई है पर ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तुम समझाओ इसे, ये मौका बार बार नहीं आते। ज़ारा बेजार हुई, इतना बेवकूफ़ लगा था इसे हाशिर। तुम होश में हो हाशिर, ऐसी ऑफर रिजेक्ट कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। जमशेद हैरान हुआ। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है मेरे लिए। और ख़त्म करो अब ये बात, और ज़रा तुम नदीम साहब से बात करो, मुझे 2 घंटे का ब्रेक दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा वो तो मैं कह देती हूँ, पर तुम डॉक्टर को दिखाओ, टेम्परेचर भी है तुम्हें। ज़रा एकदम परेशान हुई। हाँ, क्या किस्मत है हाशिर साहब की। वाह, खैर अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर इस ऑफ़र पर सोचना ज़रूर। और कौन सा, कल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पाकिस्तान जाओ, शादी करो, और फिर फिल्म साइन। एक बार शादी होगी तो क्या कर लेगी तुम्हारी मंगेतर साहिबा। जमशेद ने आंख मारते हुए हाशिर को एक नई राह दिखाई। ज़ारा की आंखों में भी चमक आ गई। हाशिर कुछ सोच रहा था, इसके दिमाग में कुछ चल रहा था।
वो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ी थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से हाशिर को आवाज़ दे रही थी, जो बहुत तेज़ी से पहाड़ से नीचे उतर रहा था। जोया ज़ोर से इसके पीछे भागती है और एक पत्थर की ठोकर से गिर जाती है। एक चीख से इसकी आंख खुल गई। हाशिर, मेरे अल्लाह, शुक्रिया, ख्वाब था। उफ, क्या हो गया है मुझे? अल्लाह हाशिर को जल्द वापस पाकिस्तान वापस भेज दें प्लीज़ अल्लाह जी। वो नमाज के लिए उठ गई। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। जमशेद ने पीछे से आकर इसकी कमर पर मारा। हाशिर ने तेज़ी से अपना हाथ जेब में डाला और दूसरा हाथ आंखों पर रखकर खुद को नॉर्मल किया। क्या हुआ हाशिर? हाशिर, तुम ठीक हो? जमशेद को वो बहुत खामोश और उदास लगा। क्या है यार, तुम क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? हाशिर बेजार हुआ। वो इस वक्त अकेला बैठना चाहता था। बहुत हिम्मत चाहिए थी इसे कुछ फैसलों के लिए। जमशेद को याद आया वो यहाँ क्यों आया था। सर पर हाथ मारकर कहा, ओ भाई, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा स्टाफ आपको ढूंढने पे लगा हुआ है। खून भी तुम्हारा बंद है और नदीम साहब को जितनी गालियाँ आती थी सब तुम्हें दे चुके हैं, इसलिए अब चलो। एक बार मैं इंडिया होकर आ जाऊँ, फिर इस नदीम से तो निपटता हूँ, काफ़ी हिसाब निकलते हैं। क्या इंडिया? क्यों? क्या वाकई जमशेद की समझ नहीं आया वो क्या कह रहा है। तुमने ही तो कहा था एक बार शादी होगी तो फिर कैसी इजाज़त? और कोई बेवकूफ़ ही ऐसी ऑफर ठुकरा सकता है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, हाशिर ने हंसते हुए इससे कहा। और अपने बाबा और मंगेतर को क्या कहोगे? जमशेद ने हंसकर कहा, अभी कुछ सोचा नहीं, पहले मैं सुनील कपूर से बात करता हूँ। ये नहीं हो बात में रोल भी पसंद नहीं आए और घर से भी निकाला जाऊँ। देखते हैं, अभी तो चलो नदीम को भी देखे। वो अभी तो फिल्म साइन नहीं की और नदीम साहब की बजाय नदीम दोनों ने तालियां मारी और चल दिए। हाशिर के रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आया और आदत के मुताबिक उसको ठोकर मारी और चल दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो जोया को ठोकर मार चुका था। सब घर वाले रात का खाना खा के एक साथ बैठे थे जब नादिया सब के लिए चाय बना कर लाई। एहसान साहब, जोया बेटा कहाँ है? वो सो रही है ताया, अब्बू तबीयत ठीक नहीं है, नादिया ने चाय देते हुए कहा। एहसान साहब ने अपनी बेगम को देखा। आपने बताया नहीं? मरीम बीबी ने घबराकर जल्दी से कहा। मुझे तो खुद इन बच्चियों से पता चला, दुआ दी है मैंने। खाने को मना कर रही थी तो दूध दे दिया था। भाई साहब, आप कोई बात करना चाह रहे थे जोया के मामू के बारे में? रमीज साहब ने एहसान साहब को याद दिलाया। सब घर वालों के कान खड़े हो गए, खास तौर पर यंग पार्टी के सबसे पहले अहमद बोला, क्या बात है इस बार? क्यों किन्नू और सेब नहीं आए काफ़ी टाइम से? एहसान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए इस बार अकबर खान और इनकी बेगम खुद आना चाह रहे हैं। और क्यों? वो क्यों आना चाह रहे हैं? पहले तो कभी ख्याल नहीं आया, बस नौकरों के हाथ सामान भेजकर भांजे का फ़र्ज़ पूरा हो गया। मरीम बीबी तेज़ी से बोली, मैं इनसे इस तरह बातें नहीं कर सकता। एहसान साहब ने घूर कर कहा, फिर भी भाई साहब, आप पूछते तो कहीं वो जोया के लिए तो आना, मतलब एक बार पहले भी तो कहा था कि अपने बेटे के लिए। शाहज़े चचे ने मुस्कुराकर कहा। एहसान साहब ने घूर कर शाहज़े बेगम को देखा। वो आएंगे तो पता चल जाएगा। और फिर बोले, मैंने इनसे कहा है वो जब आना चाहें आ जाएं, इनका अपना घर है और इतवार को वो लोग आ रहे हैं। आपने इन्हें जोया और हाशे की शादी का बताया? मरीम बीबी ने पूछा। नहीं, मुझे फ़ोन पर मुनासिब नहीं लगा बताना, अब आएंगे तो पता चल ही जाएगा इन्हें। एहसान साहब ने लहजे लहजे को सरसरी बनाकर कहा। और मरीम बीबी खोजती हुई नज़रों से अपने शोहर को देखने लगी, जिन्होंने टीवी की आवाज़ दे करके खबरें लगाई थी। जोया अपने कमरे में बंद बार बार नंबर मिला रही थी, जो रात से या तो बंद होता या बेल जारी होती है, और वो उठा भी नहीं रहा था। और वो ना वो जोया के किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। जोया सारी रात फ़ोन हाथ में लेकर बैठी रही, मगर फ़ोन ना आना था और ना आया। इसके बदतरीन खदशात सच होने जा रहे थे। कौन सी मन्नत नहीं थी जो वो हाशिर को फ़ोन उठाने के लिए नहीं कर रही थी, अपनी मोहब्बत के वास्ते दे रही थी। अब तो इसे यकीन होने लगा था कि हाशिर सच बोल रहा है। और सुबह तस्दीक भी होगी। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि मशहूर एक्टर हाशिर खान मोहजर इंडिया की फ़िल्म में नजर आएंगे। घर में एक तूफान आ गया था। इस खबर से सबसे पहले जोया की पेशी हुई ताया जान के सामने। तुम्हें कब पता चला? और देखो जोया, ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। एहसान साहब को इसकी रोती शक्ल देखकर पहले ही हर बात की तस्दीक हो गई थी। 3 दिन पहले बताया था इसने। जोया ने किसी मुजरिम की तरह इतराफ़ जुर्म किया। सारी गलती इसकी ही होगी। सुन लिया तुमने? ये मीडिया वाले तो झूठ बोलते हैं, अपने पास से खबरें बनाते हैं। एहसान साहब गुस्से से बीवी पर धाड़े थे। तुमने बताया क्यों नहीं जोया? मरी बीबी का दिल डूबा। ताई जान, मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, और फिर
फिर वो अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। वो शर्मिंदा हुई। सब घर वाले सुन सुन ले, इस दिसंबर की 27 तारीख को जोया की बारात है। तुम अपने बेटे से आज की आज ही बात करो, वरना मैं नवाज को ये तारीख दे रहा हूँ कल। एहसान साहब भी कहते हुए घर से निकल के जोया मरीम बीबी के पैरों में बैठ गई। ताया जान को समझाइए, जुल्म ना करें हम पर, हम मर जाएंगे। मैं इससे बात करूंगी, वो समझ आएगा। वो अब हिचकियों से रो रही थी। बेटा, वो अगर समझने वाला होता तो तुम्हारा फ़ोन उठा लेता। वो तो तू भी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है ले इसकी फिल्मों में काम करने पर, इसे काम करने दे काम, मगर ये रिश्ता ख़त्म ना करें, मैं मर जाऊंगी। वो रो रो कर नहाल हो रही थी। ताई जान से हाशिर की बात होगी और उसने बताया कि वो फिल्म लाइन नहीं छोड़ सकता और 5 साल तक शादी जैसी झंझट में भी नहीं पड़ सकता। रात को ताया जान जोया के कमरे में आए। फिर क्या सोचा है बेटा आपने? मैं अगले हफ्ते नवाज की फैमिली को बुला लूँ? ताया जान, ये इसकी आखिरी फिल्म होगी। जोया ने नज़र झुकाकर कहा। जोया, तुम्हें याद है जब इसने पहला कमर्शियल किया था? जब भी तुमने यही कहा था मुझसे, ताया जान बस एक कमर्शियल करने दे। जोया, वो अब कुछ नया साइन नहीं करेगा ताया जान। हाँ ऐसा इसने कहा। हाँ ऐसा इसने जब कहा था, जब इसे पहले ड्रामे की ऑफर हुई थी ना जोया, याद है तुम्हें? वो शोबिस की दुनिया छोड़ देगा, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। जोया नजरें नीचे करके कहा। ताया जान हंसे। अरे हाँ, ऐसा तो इसने लंदन जाते हुए कहा था बेटा, याद है मुझे। ताया जान, अगर वो फिल्म लाइन ना भी छोड़े तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अब जोया ने इनकी आंखों में देखते हुए कहा। पर इसे है इतराज़ तुमसे शादी पर। एहसान साहब ने एकदम चीख कर कहा। जोया ने डर कर बेयकीन नज़रों से इनकी तरफ देखा। वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये दूँ, मगर क्या है ये ताया जान? वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकी। ये मेरी तरबियत है बेटा, जो मेरे बेटे ने मेरे मुंह पे मारी है। ये कल मेरे ऑफिस नंबर पे मुझे भेजा है इसने। तुम इसे पढ़ लो वो और अपना फ़ैसला मुझे बता दो। वैसे तुम्हारे मामू भी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन आखिरी फ़ैसला तुम्हारा ही होगा। इसके सर पर हाथ रखते हुए कमरे से निकल गए। इनके जाने के बाद जोया ने वो कागज़ खोला। बाबा, मैंने बहुत सोचा और इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि मैं फ़िल्म लाइन नहीं छोड़ सकता और अपने कैरियर की पीक पे मैं शादी जैसा अहमकाना फ़ैसला नहीं कर सकता। आप जोया को समझाएं और मुझे फ़ोन और मैसेज ना करें। मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगा। कम से कम 5 साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ज़ाहिर है इतने साल आप जोया को मेरे लिए बैठा तो नहीं सकते, इसलिए आप नवाज अंकल से बात करें। एहसान एहसान अच्छा लड़का है, जोया को पसंद करता है। एहसन अच्छा लड़का है, जोया को पसंद करता है। हाशिर खान। जोया न जाने कितनी बार रात से अब तक यही ईमेल पढ़ चुकी थी और अब तो इसके पास आंसू भी ख़त्म हो गए थे। कितना राज़ा कर दिया था हाशिर ने इसे। हल्की पड़ गई थी वो। सारे घर के सामने इसे लगा वो मर गई है। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते, ए अल्लाह, आज से अल्लाह से शर्म आई। एक शख्स के पीछे वो दीन और दुनिया भुला बैठी थी। इसने तो कभी खुद के लिए दुआ ही नहीं की थी। हर दुआ इस शख्स से शुरू होकर इसी पर ही ख़त्म हो जाती थी। वो भूल बैठी थी। नामहरम मोहब्बतें ऐसे ही रुसवा करती हैं। कज़न था, ज़बरदस्ती का मंगेतर था, मोहब्बत था, पर शोहर तो नहीं था जो छोड़ने से पहले एक बार सोचता। ये तो जोया की गलती थी ना कि वो अपना हर रिश्ता इस शख्स में ढूंढती थी। इस शख्स के पास तो रिश्तों और मोहब्बतों की कमी नहीं थी। क्या वो जी सकती थी इसके बगैर? वो जो कहता था इसे वो हवा भी बुरी लगती थी जो जोया को छूकर गुजर जाए। और आज कितने नाम से आज एक दूसरे मर्द का नाम जोड़ दिया था जोया के नाम के साथ। वो फुट फुट कर रो रही थी इस शख्स के लिए जो बीच रास्ते में छोड़ गया था। और फिर जोया ने अपना फैसला कर लिया। इसने बात ली और अपने कपड़े बदल कर शीशे के सामने आ खड़ी हुई। अपने चेहरे से एकदम नफरत सी महसूस हुई। आज आखिरी बार रोई हूँ तुम्हारे लिए हाशिर, आज से तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। वो कमरे से निकलती चली गई और लॉन्च में आकर खड़ी होगी। सब इसको देखकर खामोश हो गए। ताया जान, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एहसान साहब ने पहले हैरत से इसे देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं नवाज को फ़ोन कर देता हूँ। नहीं ताया जान, इस बार आपका बेटा मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेगा। बहुत कर लिए इसने मेरे लिए फ़ैसले। आप मामू जान को हाँ कर दें और मेरी बारात 27 दिसंबर को ही होगी। वो जैसे आई थी वैसे ही तेज़ी से वापस चली गई।
और शाजिया बेगम कमरे में बैठे हर शख्स ने जोया की बेबाकी को हैरत से देखा, पर जोया को अब किसी की परवाह नहीं थी। लंदन में हाशि को ये खबर मिली गई थी। सुनाने वाली नादिया थी। हाशि मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। जोया की पिक्स का फोल्डर खोला इसने। एकदम तने हुए सांप ढीले हुए मुस्कुराहट चेहरे पर आई। फिर तंजिया हंसी हंसा। अच्छा तो जानम, तुम्हें लगता है मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकता? इन झमेलों से फारिग हो जाऊं, फिर एक मुलाकात तो बनती है ज़िंदगी तुमसे। अतवार को जोया के मामू मामानी और इनका बेटा महरोज अकबर खान के आगे आ गए, पेशावर से बहुत से फल, ड्राई फ्रूट और मिठाई के साथ जोया का रिश्ता लेकर। अकबर खान ने बहुत आजिज़ी से गुजारिश की कि वो अपनी मरहुमा बहन की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं, और ये इनके अलावा जोया की नानी की भी ख्वाहिश है। वो अपनी नवासी को महरोज खान की दुल्हन के रूप में देखना चाहती हैं, और अगर एहसान साहब को कोई इतराज़ ना हो तो वो ये शादी जल्द करना चाहते हैं, क्योंकि बीजान की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। एहसान साहब और रमीज साहब ने थोड़ा पसो पेश के बाद हामी भर ली। एहसान साहब को तो वैसे तो सब ठीक ही लग रहा था, पर इन्हें महरोज का रवैया कुछ अजीब सा लगा। वो हाशिर से शायद 1-2 साल ही बड़ा था, मगर इसके चेहरे पर गुस्सा, संजीदगी इसकी उम्र से ज़्यादा थी। फिर गुरूर से तनी गर्दन इसके चेहरे पर बहुत नागवारी थी, जैसे इसने छुपाने की भी कोशिश नहीं की थी। और खाना खाते ही वो जाने के लिए उठ गया। जब रमीस और एहसान साहब ने इन लोगों को रुकने की दरख्वास्त की तो अकबर खान के कुछ भी कहने से पहले इसने कहा, नहीं, हमारा होटल में कमरा बुक है और अब इजाज़त दें। कहते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जाते वक्त मामूर मोमानी ने जोया को बहुत प्यार किया, मगर महरोज खान और जोया ने एक बार भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। दोनों तरफ शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। हाशिर को भी खबर मिल चुकी थी, पर इसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। एहसान साहब ने दबे लफ्ज़ों में जोया के सामने रिश्ते पर एतराज़ उठाया था। वो जोया को खुद से इतनी दूर भेजना नहीं चाहते थे, पर जोया की खामोशी ने इन्हें बिल्कुल ही चुप करा दिया था। फिर 25 दिसंबर को जोया को घर में ही माये में बैठा दिया गया। बाहर से ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं गया था, क्योंकि पहले ही ख़ानदान में काफ़ी बातें बढ़ रही थी। एहसान साहब नहीं चाहते थे कि कोई बात भी ऐसी बात हो जाए जो जोया के ससुराल तक पहुँचे और फिर इसके लिए मुश्किलात पैदा हों। जोया पीले जोड़े में खुद भी बिल्कुल पीली हो रही थी। इसकी सारी दिलकशी ही खो गई थी इसकी। वो खुद को शीशे में देखने लगी। आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे। दरवाज़ा बजाकर एहसान साहब कमरे में आए। ताया जान, आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। जोया ने सर पर दुपट्टा लेते हुए कहा, नहीं, मेरा दिल चाह रहा था अपनी बेटी के साथ कुछ देर अकेले बैठूं। क्या अभी भी नाराज़ है मेरी बेटी मुझसे? ताया जान, मैं आपसे नाराज़ क्यों हो सकती हूँ? मेरा आप लोगों के सिवा कौन अब मेरा आप लोगों के सिवा है कौन? और आपने तो ताया जान हमेशा मेरे बाबा से भी ज़्यादा प्यार किया है। इतना तो शायद मेरे बाबा नहीं करते जितना आपने मेरे लिए किया है। बेटा, तुम वहाँ रह लोगी, एक छोटा सा शहर है। बड़े शहर के दुख बहुत बड़े हैं ताया। अब्बा, रह लूँगी, जोया ने चुप आहिस्ता से कहा। एहसान पहाड़ी लोग बहुत सख्त जहाँ होते हैं, इनके दिल भी सख्त होते हैं बेटा, एहसान साहब ने उनको उसको समझाते हुए कहा। जालिम तो समुंदर भी होता है ताया अब्बा, जोया ने जवाब दिया। मुझसे मिलने तो आएगी मेरी बेटी, एहसान साहब ने बहुत हसरत से देखकर कहा। इनको ऐसा लग रहा था बस ये कुछ दिन हैं इनके पास, फिर वो जोया को कभी नहीं देख पाएंगे। और फिर एहसान साहब एकदम उठे और जोया के सर पर हाथ रखकर कमरे से निकलते चले गए। राज साहब अपने कमरों में सोने चले गए। बस मरीम बीबी नौकरों से खाना किचन में पहुंचा रही थी, जब इनको लगा कि कोई चुपके से इनके पीछे आ खड़ा हुआ है, और मरीम बीबी को लगा वो खड़े खड़े गिर जाएंगी। किसी ने इन्हें अपने मजबूत बाजों में ले लिया और मरीम बीबी रोने लगी। लेकिन इन्हें यह डर भी लगा कि कोई घर का फर्द यहाँ नहीं आ जाए, इसलिए जल्दी से वो हाशिर को खींचती हुई इसके कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद किया। अब क्यों आए हो हाशिर? ये देखो, ये मेरे हाथ में तुम्हारे सामने जोड़ जोड़ रही हूँ। अब कोई तमाशा मत करना, मुझे बुढ़ापे में और जलील नहीं होना तुम्हारे बाप के हाथों। अब कुछ बोलो भी हाशिर, क्या हुआ है? अब क्या चाहते हो? उन्होंने हाशिर को खुद से दूर किया, जो बस इनके गले लगा हुआ था, बिल्कुल चुप था। क्या इतना बुरा हूँ मैं कि मेरी माँ को लगता है कि मैं आज आया हूँ तो कुछ गलत ही करने आया हूँ? हाशिर ने बहुत दुख भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा, और इस वक्त मरीम बीबी की नज़र भी हाशिर के चेहरे पर गिरी और वो एकदम परेशान होगी। हाशिर, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कितने कमज़ोर हो रहे हो? सब ठीक तो है सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? तू खुश है हाशिर? तुम जोया के बगैर रह लोगे ना? वो जल्दी जल्दी बेरब्त बोलने लगी, और हाशिर ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उफ अम्मा,
बस इतनी जल्दी राजी हो गई, अभी तो थोड़ी एक्टिंग और करनी थी, मुझे बड़े डायलॉग याद करके आया था। काश सारी दुनिया का दिल माँ जैसा हो तो कितना मज़ा आए। मरियम बीबी ने हंसते हुए एक थप्पड़ इसकी कमर पर लगाया और कहा, माँ से ड्रामेबाजी करता है। अच्छा अभी जाओ हाशिर, जोया को इस घर से रुखसत हो जाने दो। मैं खुद तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, वो माफ़ कर देंगे तुम्हें। पर अभी तुम चले जाओ। माँ, मैं जाने के लिए ही आया हूँ, कल दुबई जा रहा हूँ सुनील कपूर की फ़िल्म साइन करने। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं वो लेने आया हूँ। हाँ तो लो, मैं बैठी हूँ यहाँ। मरी बीबी ये कहकर वहीं बैठ गई। चले ठीक है, आप यहाँ बैठकर मुझसे सारी रात बातें करें। ये कहते हुए हाशिर ने अपना सर मरी बीबी की गोद में रख दिया। क्योंकि माँ मैं सुबह जाऊँगा, इस टाइम कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, और गाड़ी निकाली अपनी तो सबको शक हो जाएगा। गाड़ी कहाँ गई वैसे? अम्मा बाबा सो गए हैं क्या? हाशिर ने पूछा। अगर इनकी आँख खुली और मुझे कमरे में नहीं देखा तो? अच्छा तुम देखो, कमरे से बाहर नहीं निकलना। मैं सुबह तुम्हारे बाबा को कमरे से बाहर नहीं आने दूंगी, तुम जल्दी से चले जाना, मरीम बीबी ने कहा। मरीम बीबी इसके माथे पर प्यार करते हुए कमरे में चलेगी, ये देखे बगैर के हाशिर नीचे मुंह किए हंस रहा था। थोड़ी देर बाद हाशिर किचन में चाय बना रहा था। इसे आहट महसूस हुई और इसके होंठ मुस्कुरा उठे। इसे यकीन था वो आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोया को यकीन था कि इसकी शादी से पहले एक बार ज़रूर आएगा। जोया किचन के दरवाजे पर हाशिर से पीठ करे खड़ी थी, क्योंकि वो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। और हाशिर चूल्हे की तरफ मुंह करके खड़ा था, जानता था कि अगर इसका चेहरा देख लिया तो वापस नहीं जा पाएगा। अब क्यों आए हो, मेरा तमाशा देखने? वो कुरलाई थी। नहीं, तुम्हें आखिरी बार सुनने कोई बददुआ, कोई गिला, बहुत सी गालियां। हाशिर ने चूल्हे की आंच कम की। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जोया ने जोर से अपनी आंखें बंद की और आज इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। हाशिर ने तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया जोया? हाशिर ने कहा। हाशिर, अभी तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाई हूँ, तुम्हें कैसे कर दूँ? वो सख्ती से बोली। मैं कल दुबई जा रहा हूँ फ़िल्म साइन करने, हाशिर ने बताया। जोया एकदम हंसी। कितना हसीन इत्तेफाक है, कल मैं भी साइन करके हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। एक बात कहो, मानोगे? तुम फ़िल्म 8 बजे से पहले साइन करना, हाशिर ने हैरत से कहा। क्यों? क्योंकि मुझ पर बेवफाई का कोई इल्ज़ाम नहीं आए, जोया ने कहा। मैं तुम्हें शादी के गिफ्ट में वो फ्लैट देना चाहता हूँ जो हमने मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं क्या बताऊँगी अपने शौहर को किस चीज़ की कीमत चुकाई है मेरे पुराने आशिक ने? जोया, हाशिर ने चीख कर इसे रोका। हाशिर, बस मेरा और तमाशा मत बनाओ, और एक दिन रह गया है, इज्जत से गुजारने दो। कसम खाती हूँ कभी वापस नहीं आना तुम्हारे शहर में। हाशिर एकदम इसके सामने आकर कहा। जोया, दोबारा ये अल्फाज मत कहना, मेरी मोहब्बत को गाली मत दो। जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा तमाशा नहीं लगाऊंगा। जोया, कह सकती हो तुम, और जाना ही था मुझे। जा रहा हूँ मगर मेरी मोहब्बत। हाशिर, तुम्हारे मुंह से तो अब लफ्ज़ मोहब्बत भी मुझे गाली लगा है, जोया ने कहा। हाशिर इसके पास से निकलता चला गया। जोया किचन में अकेली खड़ी रह गई। तो तुम चले गए हाशिर, हमेशा के लिए? बस इतनी ही थी तुम्हारी मोहब्बत? मैंने मैंने तो तुम्हारे शौक से भी समझौता कर लिया था, पर मैं तो तुम्हारी शायद पसंद भी नहीं थी। जोया ने इसका कप उठाया जिसमें चाय अभी हल्की गर्म थी। जोया कप लेकर किचन के स्टूल पर बैठ गई और दोनों हाथों में कप को जकड़ लिया। आंसू जो लगा लगे थे ख़त्म हो चुके हैं, फिर आ गए थे। ये शख्स रूम में बसता था। जोया, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? शादिया चाची ने किचन में दाखिल होते हुए हैरत से पूछा। फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। चची, सर में दर्द था तो इसलिए चाय बनाने आई थी, जोया ने कहा। जोया, तुम माइयों बैठ चुकी हो, इस वक्त तुम्हें अपने कमरे से नहीं निकलना चाहिए था। पता है, माइयों की दुल्हन में एक अजीब सी खुशबू होती है, इसलिए अकेले रात को बाहर नहीं आते जिन आशिक हो जाते हैं। शाजिया बेगम ने बात तो बहुत संजीदा की थी, मगर जोया जो थोड़ी देर पहले जिन से मुलाकात कर चुकी थी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आंसू भरी आंखों से इसका कहका शाज़िया बेगम की भी जान ले गया था। वो तेज़ी से जोया की तरफ बढ़ी और इसको गले लगाकर कहा, क्या हुआ है जोया? और देखो, तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई है, अपने कमरे में जाओ, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। शाज़िया बेगम ने इससे कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जोया ने कप इनकी पहुँच से दूर किया और इनके कान के पास आकर बोली, चच्ची, ये बहुत स्पेशल चाय है, मेरे आशिक जिन ने बनाई है। और कप लेकर अपने कमरे में चली गई। शाज़िया बेगम ने अफसोस से देखा। अल्लाह, क्या हो गया इस बच्ची का? ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है।
27 दिसंबर वो दिन आ गया जिस के लिए ज़ोया ने बहुत दुआ की थी कि ना आए। ज़ोया ने खुद को दुल्हन के रूम में देखा, वो बहुत हसीन लग रही थी। शीशे में देखते हुए इसने आखिरी बार हाशिर को मुखातिब किया। बहुत खोकर पछताएगा तू, मुझे खोकर पछताएगा तू, ये जान ले मैं भी तेरी ख्वाहिशों में से हूँ। दुबई के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां हाशिर और सुनील कपूर ने बाज़ाब्ता एक साथ काम करने का ऐलान किया और फिर हाशिर ने कुछ पेपर साइन किए। मौत से कब इनकार है हमें, हाँ ज़िंदगी भी प्यारी है, फैसलों से जुए में मैंने एक शाम हारी है। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। न्यूज़ रिपोर्टर हाशिर से सवाल कर रहे थे और वो मुस्कुराते हुए सबके सवालों के जवाब दे रहा था। इधर पाकिस्तान में ज़ोया के एक इकरार से वो ज़ोया महरोज़ खान बनकर मीलों दूर चली आई थी, पीछे मुड़कर कभी नहीं आने के लिए, लेकिन वो गलत सोच रही थी। उसको कराची वापस आना था। ज़ोया रुखसत होकर पेशावर आ गई। बहुत सी रस्मों के बाद इसे बीजान के पास लाया गया। बीजान बहुत कमज़ोर हो गई थी। ज़ोया को गले लगाकर वो बहुत देर अपनी बेटी को याद करके रोती रही। ज़ोया को भी अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी इनसे। वो इनके गले लगी रही। मोमानी जान ने इसे अलग किया और महरोज़ की कज़न को कहा कि इसे मीरू के कमरे में छोड़ आए। ज़ोया को कमरे में बैठे आधा घंटा हो गया था। वो बैठे बैठे थक गई थी जब इसे अपने बहुत करीब से आवाज़ आई। कमरे का जायज़ा ले चुकी हूँ तो मुझे कुछ बात करनी है आपसे। ज़ोया अपने ख्यालों में ऐसे गुम थी कि इसे पता ही नहीं चला महरोज़ खान कब आकर बेड पर इसके बराबर में बैठ गया था। ज़ोया ने चूम कर देखा और फिर नज़रें झुका लीं। महरोज़ इसके बहुत करीब बैठा ज़ोया को अजीब नज़रों से घूर रहा था। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर तुम्हारे मामू को ऐसी भी क्या जल्दी थी कि फ़ौरन राज़ी हो गए? कहाँ तो ऐसा कब्ज़ा किया हुआ था कि कभी बूढ़ी नानी से भी 2 दिन के लिए मिलने नहीं आने दिया। पहले ज़िद करके बुलाया भी तो खुद साथ आए और थोड़ी देर में ही वापस ले गए। और कहाँ एक बार रिश्ता लाने पर न सिर्फ हाँ कर दी बल्कि 4 महीने में शादी के लिए भी राज़ी हो गए। सच बताओ क्या चक्कर है? शक्की लहजे में नहायत बदतमीजी से पूछा। माथे पर बल, चेहरे पर सख्ती। ज़ोया सिर्फ हैरत से देखकर रह गई। ज़ोया ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि सवाल के लिए अब देर हो चुकी है? यह सवाल तुम्हें पहले करना चाहिए था। मैं मजबूर था बीजान की वजह से, और मुझे लगता था तुम्हारे मामू की तरफ से खुद इनकार हो जाएगा और मुझ पर कोई नाम नहीं आएगा। तुम शहरी लोग कहाँ राज़ी होते हो हमेशा गांव में रहने के लिए। खैर एक बात मेरी याद रखना, मुझे तुम्हारे माजी से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अब तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल सिर्फ मुझसे वाबस्ता है, इसलिए जो पीछे छोड़ आई हो इसे भूल जाओ और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। महरोज ने जेब से एक बॉक्स निकाला। केस देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि इसमें चेन है। जोया की गोद में फेंका। जोया को अपनी किस्मत पर हंसी आ गई, गोया यहाँ भी इसकी कोई जगह ना थी और ना ही अहमियत, बस एक बोझ। मैं अफसोस ही कर सकती हूँ इस बात पर, आपको हमारी तरफ से इनकार की उम्मीद थी। अब तो हो गई शादी। खैर मुझे चेंज करना है, जोया ने बेड से कदम नीचे रखते हुए कहा। क्या? महरोज ने हैरत से पूछा। कपड़ों के अलावा मैं और कुछ चेंज नहीं कर सकती, जोया ने बड़े अफसोस से कहा और बेड से उतर गई। गोद में रखा उसका गिफ्ट ज़मीन पर गिर गया, मगर वो वॉशरूम में चली गई। इसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। महरोज का रवैया साफ कह रहा था कि जोया इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल की गई थी। जोया समझ नहीं पा रही थी कि पिछले गमों का मातम करें या आने वाले दुखों के लिए खुद को तैयार करे। महरोज ने बहुत चुभती हुई नज़रों से ज़मीन पर पड़े इस गिफ्ट को देखा और एक नफ़रत भरी नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली। वो तोहफा अपनी नाकदरी पर रो रहा था। जिसे ना देने वाले के दिल में कोई शौक था और ना लेने वाले के दिल में कोई अरमान। मोहतरमा आंसा जोया बेगम, अब अगर आप बाहर तशरीफ़ ले आएंगी तो आपका एहसान होगा, क्योंकि मुझे सोना भी है। इसने दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद जोया बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने बैठकर अपने बाल सुलझाने लगी और बस महरोज खान का पारा चढ़ गया। तेज़ी से उठकर इसके पीछे गया। क्या तमाशा है ये? मैंने कहा ना मैं जल्दी सोता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ, कराची वालों जैसी आदत नहीं है हमारी। महरोज ने शीशे में इसे घूर कर देखा। तो आप सो जाए, मेरी इजाज़त की ज़रूरत है क्या? जोया ने हैरत से कहा। तो क्या पागल पागल हो क्या पागल हो? तो इतनी मासूम क्यों बन रही हो? अगर भूल गई हो तो याद दिला देता हूँ, कुछ घंटे पहले निकाह करके लाया हूँ, बीवी हो मेरी। महरोज ने दांत पीसे। नापसंदीदा बीवी, जोया ने इसकी बात में इजाफा किया। महरोज ने जोया के चेहरे को अपने हाथ में जकड़ा और अपने
चेहरे के करीब करते हुए कहा, बीवी बीवी होती है, पसंदीदा हो या ना पसंदीदा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे ज़बान चलाने वाली औरतें सख्त जहर लगती हैं। फौरन बेड पर आओ। झटके से इसका चेहरा छोड़ दिया। जोया को अपनी हैसियत और महरोज की ज़िंदगी में अपना मुकाम पता चल गया था। जोया अपने गीले बालों में ब्रश कर रही थी। उसने डरते डरते बेड की तरफ नज़र की। महरोज सो रहा था। जोया को लगा वो बेहिस हो गई है या शायद मुर्दा, जो अपनी इतनी तजलील इस शख्स के हाथों बर्दाश्त करने के बाद भी खामोश थी। एक आंसू आंख में नहीं था। इसने वो बॉक्स देखा, वो अभी तक ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसमें से एक चेन बाहर गिरी हुई थी। जोया बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ी। झुककर इसने वो चेन उठाई। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गोल्ड की चेन थी, जिसमें छोटे छोटे गोल्ड के पाइप डाले हुए थे। हर पाइप के बाद एक छोटी गोल्ड की बाली थी और सेंटर में एक छोटा सा मोती लटक रहा था। जोया की नज़र फिर महरोज पर गई। इसने जल्दी से चेन केस में रखी और साइड की ड्रा में डाल दी। तो जोया, ये है तुम्हारी ज़िंदगी, जहाँ अब तुम्हें गलती की कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। इसके कानों में महरोज के हकारत भरे अल्फाज गूंजे। चंद घंटों में ही इस शख्स ने तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी। जोया, ये शख्स जो अब तुम्हारा हाकिम है, महरोज अकबर अली खान। हाशिर की फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। इसके अलावा भी इसने पाकिस्तान में भी एक दो प्रोजेक्ट साइन कर लिए थे। किस्मत इस पर मेहरबान थी। शोहरत की बुलंदियों को वो तेज़ी से हासिल कर रहा था। हर चैनल, हर न्यूज़ पर अब सिर्फ एक ही नाम होता था, सुपरस्टार हाशिर खान। जोया ने खुद को मसरूफ रखने के लिए घर के कामों में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। वो अपनी वापसी की सारी कश्तियाँ चला के आई थी, तो बस इसने यहाँ दिल लगा लिया। कभी वो बीजान की खिदमत कर रही होती, तो कभी मुमानी जान से खाना पकाना सीख रही होती, तो कभी मामू जान से अपनी मम्मा के बचपन का कोई किस्सा सुन रही होती। बस एक महरोज खान से ही इसकी जान जाती थी, क्योंकि बकौल बीजान 24 घंटों में महरोज खान का मूड 23 घंटे ख़राब रहता है। और जोया को तो ये समझ ही नहीं आया था कि वो कौन सा एक घंटा होता है जब खान साहब का मूड अच्छा होता है। महरोज को अपना नज़रअंदाज होना बिल्कुल नहीं भा रहा था, इसलिए वो जानकर जोया से ही अपने सब काम कराता। जब तक घर में होता, जोया किसी कनीज की तरह इसके सामने खड़ी रहती, जान जाती थी इसकी महरोज के सामने। महरोज खान टीवी देख रहा था जब जोया रूम में आई। चाय का कप टेबल पर रख दिया और वापस जाने लगी, जब पीछे से महरोज की आवाज़ आई, ऐसे कौन से शौक में हैं जो पूरे ही नहीं हो रहे तुम्हारे? आखिर ये मातमी शक्ल क्यों बनाकर क्यों घूमती रहती हो घर में? नुसरत से मुखातिब किया। जी जी, क्या मतलब? जोया के चेहरे पर एक खौफ सा आ गया। महरोज ने गुस्से से रिमोट फेंका और जोया के बराबर में आ खड़ा हुआ। जोया, क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि बहुत जालिम हो रहा हूँ तुम पर? बहुत जालिम हो रहा तुम पर? मैं बहुत जुल्म कर रहा हूँ? मैं बहुत जालिम हूँ? इतना डरती हो क्यों मुझसे? महरोज ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। एक नागवार बोझ की तरह तुम इस रिश्ते को निभा रही हो, जिस तरह कोई कैदी रहता है अपनी सज़ा के दिन गिनते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है वो। मैं बस गलतफहमी हुई है आपको। मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। गलतफहमी? तुम्हारा ये रवैया साफ कह रहा है कि तुमने अभी तक इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। मुझे लगता है मैं किसी रिपोर्ट के साथ रहता हूँ, जिसकी अपनी कोई मर्जी है ना ख्वाहिश, बस एक रूटीन है। और रुनमाई का तोहफा आज भी दराज में बंद पड़ा अपनी नाकदरी पर रो रहा है। क्या समझूं इस बात को मैं? मुझे देखकर तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसे तासुरात आ जाते हैं जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हूँ और जो तुम्हें खा जाएगा। महरोज ने जोया के कंधे से अपने भारी हाथ हटाते हुए कहा। जोया को लगा वो खड़े खड़े गिर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी पहन लेती हूँ। वो बुलखलाई, मगर महरोज एक झटके से इसे अपने सामने से हटाता हुआ कमरे से ही निकलता चला गया। हाशिर की फिल्म सुपरहिट हो गई थी। इसे इंडिया से और भी ऑफर्स आई थी, मगर इसने इनकार करके सबको हैरान कर दिया था। नदीम साहब की फिल्म भी करने से मना कर दिया था, जिस पर नदीम साहब की ठन गई थी। वो अब ड्रामे और कमर्शियल्स कर रहा था। जब कराची आता तो ज़ारा अहमद के फ्लैट पर ही रहता, क्योंकि एहसान साहब ने इसे घर आने की इजाज़त नहीं दी थी। इसे देखकर लगता ही नहीं था कि कभी कोई जोया नाम की लड़की की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। महरोज के कपड़े प्रेस कर रही थी। जोया महरोज के कपड़े प्रेस कर रही थी। महरोज कमरे में आया तो जोया ने वहीं से आवाज़ लगाई, महरोज कपड़े आयरन कर दिए हैं, और ख़ुद कमरे से जाने लगी थी कि महरोज तेज़ी से इसकी तरफ बड़ा गुस्से से बोला। क्या कहा तुमने? कपड़े आयरन हो गए हैं? जोया ने सर झुकाकर कहा। समझ नहीं आया था अब क्या गलती हुई है? नहीं, इस बात से पहले तुमने मेरा नाम लिया। तुम्हें शर्म और लिहाज है? अगर कोई सुन ले
और जोया ने दिल में सोचा कि ऐसा नाजेबा लफ्ज़ तो नहीं कहा जो शर्म आए। क्या कहा है मैंने, तुम इस तरह मेरा नाम लोगी? जोया, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, ये तुम्हारा शहर नहीं है जहाँ बीवियाँ नाम लेती हैं अपने शोहरों का, बल्कि आजकल तो जीप कुत्ते बिल्लियों वाले नाम रख लिए हैं, वो घुर कर कह रहा था। जोया की हंसी निकल की, जहन में सारे नाम आ गए। महरोज का दिल जलकर खाक हो गया। वो जितना इसे रो में लेने की कोशिश करता नतीजा यही निकलता था। तुम्हें हंसी आ रही है? पागल लगता हूँ मैं तुम्हें? महरोज ने इसे घूरा। वो बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा महरोज बोल लिया करूं। और वो जिसका गुस्सा जोया की खूबसूरत हंसी से पहले ही झाग की तरह बैठ गया था, माथे के बाल कम किए मगर अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बोला, क्या गोद लिया है मुझे? बच्चा हूँ तुम्हारा? मीरू बोल लिया करो। वो इसकी नकल उतारते हुए बोला, तो फिर आप ही बता दो क्या बोला करूं? उफ, इस लड़की की मासूमियत। जालिम महरोज ने दिल में मुखातिब किया, इससे बेहतर तुम मुझे कुछ बोलो ही नहीं। महरोज ने अपनी जान छुड़ाई। हाँ ये ठीक है। जोया ने शुक्र का सांस लिया। जोया बेटा देखो, डॉक्टर बोल रहे हैं तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। बेटा ऐसे कब तक चलेगा? मम्मा जहाँ रखती तो हूँ अपना ख्याल, और वैसे भी मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम मोरे। महरोज ने आकर सलाम किया। ममाने जान ने हैरत से देखा। वालेकुम सलाम मीरू, आज जल्दी आ गए? बस ऐसे ही जी, बस ऐसे ही। वो कमरे में चला गया। मोमानी जान ने जोया को भी कहा जाकर मीरू को कोई चाय पानी का पूछे। वो उठकर किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। महरोज जिसका ख्याल था वो इसके पीछे कमरे में आएगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जोर से जोया को आवाज़ दी, जोया जोया। जोया जल्दी से कमरे में आई। जी जी, बहरी हो गई हो? कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। गुस्सा अचानक ही आया था। वो मैं आपके लिए चाय बना रही थी, जोया ने कहा। महरोज ने इसके खाली हाथ देखकर कहा, और कहाँ है वो चाय? वो दरवाजे पर रखी है, डर कर जल्दी से कहा। महरोज ने हैरत से कहा, दरवाजे पर? नहीं, दरवाजे के पास जो टेबल है इस पर। अभी लाती हूँ। वो जाने लगी। पहले क्यों नहीं लाई? आप क्या ठंडी चाय पिलाओगी? कहाँ गुम रहती हो? लहजा बहुत नरम हुआ था। नहीं, वो मैं डर गई थी, मैं दोबारा बना लाती हूँ। जोया जाने के लिए मुड़ी। महरोज ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब रहने दो, चाय का मूड नहीं रहा, कुछ और खातिर करो। बहुत दिल से फरमाइश की। कुछ और क्या करूँ मैं? जोया ने डरते डरते पूछा। महरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आजकल बस वो सब कुछ भूलकर जोया के हुस्न में गुम रहना चाहता था। अब ये भी मैं बताऊं? तुम्हें नहीं पता? महरोज ने इसकी चेन को हल्के से छुआ। ये इसका रुमाई का तोहफा था। ये तुम कराची से ही हो ना? सुना है वहाँ की लड़कियां तो बहुत ज़हीन होती हैं। लहजे में शरारत थी, मुस्कुराहट भी शायद होंठों से चिपक गई थी। जोया ने घड़ी की तरफ देखा। महरोज ने भी देखा और पूछा, क्या देख रही हो जोया? जोया ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली तो महरोज ने अंगूठे से चेहरा ऊपर किया और कहा, बोलो क्या देख रही थी? बीजान कहती हैं आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा उससे में नहीं होते, तो मैं टाइम नोट कर रही थी। जोया ने शरारत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। ओ, तो हमारी बेगम को हमारे मूड की परवाह होने लगी है। ये तो बहुत ही नई नई खबर है मेरे लिए। वो हंसा। तो क्या नहीं होना चाहिए? जोया ने शर्मिली मुस्कुराहट से कहा। मगर अगले बंदे के कहके ने तो कुछ लम्हों के लिए जोया को मजबूत कर दिया था। कितना खूबसूरत लगता था वो यूं हंसते हुए, और अपना भी। जोया बेटा, तुम तो पेशावर जाकर हमें भूल गई हो। हमारी बीबी का कराची से फ़ोन आया हुआ था। नहीं ताई जान, आप और ताया बहुत बहुत याद आ रहे हैं, पर डॉक्टर ने इतने दूर सफ़र करने से मना किया हुआ है। आप लोग आ जाए ना, मैं सबको बहुत याद कर रही हूँ। जोया ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से महरोज अंदर आया था और इशारे से फ़ोन का बताया। हाँ, यहाँ तो सब तैयार बैठे हैं, बस जैसे ही वो खुशी का दिन आया हम सब आएंगे इंशाल्लाह, मरीम बीबी ने कहा। अच्छा ताई जान, सबको मेरा सलाम कहिएगा, फिर बात करूँगी। अभी खान जी आ गए हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, मरीम बीबी ने कहा। जोया ने फ़ोन रखकर महरोज को देखा। वो कोई करंट अफेयर का प्रोग्राम देख रहा था। फ़ोन रखकर जाने लगी। महरोज ने आवाज़ दी, जोया प्लीज़ चाय के साथ कुछ खाने को भी? महरोज ने मुस्कुराकर कहा। जोया ने गर्दन हिलाई, कमरे से निकल आए। चाय बनाए रखी और कबाब निकाल कर फ्राई किए। ये खान साहब आजकल बड़े मुस्कुराने लगे हैं, किसी ने शायद बता दिया है जालिम मुस्कुराते हुए बड़े कातिल लगता है। वो महरोज को सोच रही थी, और तारीफ का स्टाइल भी बिल्कुल महरोज ही वाला था। वो किसी की तारीफ करता तो जालिम और कातिल लफ्ज़ ज़रूर होते। तो जोया, रंग चढ़ने लगा है आप पर महरोज खान का। ट्रे लेकर कमरे में आई और महरोज टीवी देख रहा था। खान जी चाय। महरोज ने कमरे में चारों तरफ नज़र उठाकर देखा और हैरानी से पूछा, कौन? मैं?
तो और कौन है कमरे में? ज़ोया ने मुंह बनाकर जवाब दिया। सब खैरियत है ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? खान जी, अल्लाह, ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? महरोज़ ने मुस्कुराकर तंज किया। बीबी जान कहती हैं शौहर की इज्जत आंख से शुरू होकर ज़ुबान पर ख़त्म होती है। बड़ी मासूमियत से राज की बात बताई। वाह मेरे मौला, क्या फर्माबरदार बीवी दी है। जान ही ले ली तुमने तो। जालिम, वैसे मोहब्बत के बारे में नहीं पूछा तुमने बी जान से? वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है? महरोज़ ने शायद से पूछा। ये तो नहीं बताया उन्होंने। मैं अभी पूछ कर आती हूँ। वो जाने के लिए उठी तो महरोज़ ने घबराकर इसका हाथ पकड़कर खींचा। पागल हो गई हो क्या? ज़ोया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। महरोज़ इसकी शरारत समझते हुए अभी कुछ कहने ही लगा था कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ का म्यूज़िक सुनाई दिया। दोनों की तवज्जो टीवी की तरफ हो गई। न्यूज़ एंकर बोल रही थी, शूटिंग के दौरान हाशिर खान और डायरेक्टर नदीम कुरैशी का झगड़ा। नदीम कुरैशी ने हाशिर खान पर कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया है। दोनों के दरमियान झगड़े की वजह ज़ारा अहमद बनी है। अब स्क्रीन पर क्लिप भी चल रहे थे जिसमें हाशिर ने नदीम कुरैशी को ज़मीन पर गिराया हुआ था और वो इसे लातों और घूंसों से मार रहा था। जोया की नज़र ज़रूर स्क्रीन पर थी, मगर वो खुद माजी में गुम थी, जहाँ हाशिर ऐसे ही नवाज अंकल के बेटे को मार रहा था। वजह तनाज़ा वो खुद थी, पर इल्ज़ाम वही था जो आज ज़ारा अहमद पर लगा था। जोया ने महरोज़ के हाथ से अपना हाथ खींचा। महरोज़ ने हैरत से जोया का अंदाज देखा और हाथ दोबारा पकड़ा। न्यूज़ एंकर बोल रहा था, अहमद नदीम खान ने ज़ारा अहमद और हाशिर खान के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया है। जोया ने महरोज़ खान के हाथ से दोबारा अपना हाथ खींचा और गुस्से से कहा, बकवास कर रहा है ये, चेंज करें आप चैनल। ये लोग तो शुरू से ही इसके पीछे लगे हैं, घटिया इंसान, कमीने। महरोज, जो पहले ही इसके हाथ छाड़ने पर इसे देख रहा था, अब ये बातें सुनकर बोला, क्या पागल हो गई हो? किस ज़बान में बात कर रही है? और ये फिल्मी एक्टर तो होते ही घटिया हैं, इनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है? इनका कोई दीन ईमान नहीं। तुम खुद होगे घटिया खानदान के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसका जुमला महरोज ने पूरा नहीं होने दिया, इसकी गर्दन दबोच कर बोला, अपने हाथों से जिंदा कब्र में गाड़ दूंगा अगर आप जुबान से एक लफ्ज़ भी निकाला। जोया के दर्द से आंखें बाहर आने लगी। इसका दम घुट रहा था। जिस हालत में वो इन दिनों में थी, इसे लगा इसका सांस रुक जाएगा। महरोज को अभी शायद इसकी तबीयत का ही ख्याल आया था। अपने हाथ इसकी गर्दन से हटाए और पीछे हटकर खड़ा हो गया। जोया का सांस फूल रहा था, इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मगर वो अपने हवास में नहीं थी। चलाकर बोली, बोलूंगी 10 दफ़ा बोलूंगी, अब कहूंगी तुम कुछ भी, हशर को, जंगली जानवर। अपने गर्दन को सुलाते हुए कहा। महरोज ने बहुत हैरत से जोया की तरफ देखा और कमरे से ही निकलता चला गया। जोया हाल में वापस आई। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? जोया को एहसास हुआ कि वो क्या कर चुकी है। तो तेज़ी से कमरे के तो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी। मोमानी जान ने जोया को इस हाल में भागते देखा तो जल्दी से पकड़ा। जोया, जोया, क्या हुआ है? अल्लाह रहम, अभी कुछ हो जाता तो हालत देखो अपनी। मोमानी खान जी को रोके, वो मुझसे नाराज़ होकर चले गए हैं। वो मोमानी जान ने अपना सर पकड़ लिया। तौबा है जोया, बस इतनी सी बात पर तुम भाग रही थी, हद है। और ये तुम्हारे खान जी का मूड ही कब होता है जो तुम डर रही हो? और जाएगा कहाँ? आ जाएगा रात तक। जाओ अपने कमरे में आराम करो, शाबाश। पर जोया जानती थी ये इतनी मामूली बात नहीं थी, और फिर ऐसा ही हुआ। महरोज ने इसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया, और अव्वल तो घर आता ही नहीं, बस अपने डेरे पर ही रहता, और कभी आना भी पड़ता तो जोया की तरफ नज़र भी नहीं करता, और जोया इसके आगे पीछे फिरती, मगर वो तो दोबारा पत्थर हो गया था। महरोज कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। जोया इसके पास ही खड़ी थी, मगर महरोज इसकी तरफ नज़र उठाना भी भूल चुका था। इसने परफ्यूम खुद पर स्प्रे किया और बोतल ड्रेसिंग पर फेंकी, फिर कमरे से जाने लगा। जब जोया तेजी से इसके सामने आ गई, दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ी हो गई। खान जी, बस कर दें प्लीज़, मुझसे गलती होगी, मुझसे आपकी नाराज़गी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। वो रोते हुए बोली, रास्ता छोड़ो, देर हो रही है मुझे। वो घबराया, नहीं हटूंगी मैं, पहले आप कहें आपने मुझे माफ़ किया, ज़िद्दी लहजे में कहा। महरोज ने कुछ भी कहने की बजाय इसे दरवाजे से खींच कर हटाया और तेजी से कमरे से निकलता चला गया। जोया वही ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। जोया की जहाँ पर बन आई थी, वो जो महरोज खान की मोहब्बत की आदी हो गई थी, अब ये बेइतनाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसने कहीं पढ़ा था कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और आज इसे यकीन हो गया था। इसे ना अब हाशिर की परवाह थी, ना दूसरा कोई ख्याल। वो बस महरोज को मनाना चाहती थी। जोया की तबीयत सुबह से बहुत ख़राब थी। महरोज आज रात भी घर नहीं आया था। इसे लेटे लेटे ही महरोज का बेशकन बिस्तर देखा और उठकर बैठ गई। इसके स्लीपर नज़र नहीं आ रहे थे। जोया ने पहले बैठे बैठे ही पाँव से स्लीपर निकालने की कोशिश की, जब नहीं निकले तो झुक कर निकालने लगी। महरोज ने कमरे में आकर इसकी हालत देखी तो भागकर इसके पास आया
और बेड पर इसको बैठाकर घूरने लगा। जोया का सांस फूल रहा था, इसने फूली हुई सांसों से ही बताया। तो जोया की आंखों ने दुनिया का सबसे हैरतनाक नज़ारा देखा। इसके शौहर ने ज़मीन पर बैठकर इसके स्लीपर निकाले और फिर बैठे बैठे ही इसके पैरों में डाल दिया। जोया की आंखों से आंसू निकले और वो महरोज का हाथ पकड़ कर इस पर अपना माथा टिकाकर जोर जोर से रोने लगी। महरोज बस इतना ही बर्दाश्त कर सकता था। अपना दूसरा हाथ जोया के सर पर रखा और कहा, अच्छा अब चुप करो, तबीयत खराब हो जाएगी। जोया, क्या बोल रहा हूँ मैं, चुप करो। महरोज ने हाथ से इसके चेहरे पर आए बाल हटाए और आंसू साफ किए। जोया ने तेजी से अपना सर उठाया, रोते हुए ही मुस्कुराई, कहीं फिर वो नाराज होकर न चला जाए। और शीशे में महरोज और खुद को देखकर मुस्कुराई तो महरोज ने इसकी तरफ देखा। जोया ने आंखों से शीशे की तरफ इशारा किया। जोया बेड पर बैठी थी और महरोज इसके पैरों में जमीन पर। ऊंची नाक वाला महरोज एकदम खड़ा हो गया और जाने लगा। जोया ने हाथ पकड़ कर इसे खींचा और हंसने लगी। तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए, कार्टून हो पूरी। और वो खुद भी हंसने लगा। जालिम लड़की, पागल कर दिया है तुमने मुझे भी। दोनों की हंसी इस कमरे में काफी देर तक गूंजती रही। इसी शाम जोया के घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। कराची से सब आए थे। ताई जान ने इसके मेके का मां रखा था। वो इसके ससुराल के लिए बहुत से गिफ्ट और बच्चे के लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने लाई थी। सब जोया को घेरे के बैठे हुए थे कि लाली ने खाना लगाने की इतला दी। सब खाने के कमरे में जाने लगे। बस किरण इसके पास बैठ गई। किरण, तुम भी खाना खा लो जाकर। हाँ बस मैं जा रही हूँ। वो दरअसल आनिया तुमसे बात करना चाह रही थी। बेल दी है मैंने, वो फ़ोन करेगी। तो तुम सेल यहाँ रख जाओ, मैं बात कर लूँगी। आनिया इन दोनों की मुश्तरका दोस्त थी। थोड़ी ही देर में बेल बजी और आनिया का नंबर लिखा नजर आने लगा। जोया ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। हाँ जी, आ गई आपको हमारी याद। जोया की हंसी एकदम सामने वाले की आवाज़ पर सिमटी। तुम्हें भूला ही काबू हूँ। दूसरी तरफ हाशिर था। जोया, तुम्हें मेरी कसम फ़ोन मत रखना। हुक्म देने वाले लहजे में आज मिन्नत थी। तुम्हें लगता है अभी भी इस किस्म में तुम्हें लगता है अभी भी इस कसम में इतनी ताकत है? जोया ने इसका मजाक उड़ाते लहजे में पूछा। और इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी? अगर बात करनी थी तो ऐसे ही कर लेते। क्या तुम बात कर लेती? वो हैरानी से पूछा। क्यों नहीं, वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो ना तुमने मेरे बेटे के की मुबारकबाद देना होगी इसलिए फ़ोन किया होगा। आखिर बड़े मामू हो इसके। आग लगाते लहजे में कहा। हा हा उफ जोया, तौबा अस्तगफार, शर्म करो, अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें पता है आज कितने दिन बाद हंसा हूँ मैं। हा हा मामू उफ, क्या बोल रही हो यार। चंदा, तुम आज भी इतनी ही मासूम हो, पागल हो। वो पागलों की तरह हंस रहा था। और जोया, जिसने इसका दिल जलाने के लिए कहा था, बदमज़ा हो गई। इधर हाशिर कह रहा था, ऐसा करो मैं 2 दिन बाद कराची आ रहा हूँ तो मेरे भांजे को लेकर कराची आ जाओ। मैं अपने भांजे और इसकी माँ को जी भर कर प्यार करना और देखना चाहता हूँ। हंसी रोकर कहा। भूल है तुम्हारी कि मैं अब कभी कराची आऊँगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नफरत से इसे बावर कराया। जोया, तुम कराची भी आओगी और मेरे लिए ही आओगी, ये वादा है हाशिर खान का। जोया इसको कोई जवाब देती इससे पहले कि महरोज कमरे में आकर बेड पर ढेर हो गया। जोया ने आस्था से फ़ोन नीचे रख दिया और एकदम डर गई थी और फ़ोन बंद करना भूल गई। कहाँ थे सुबह से खान जी? मैं आपको याद कर रही थी। बोर लाड से कहा। ओहो, मुझे क्या पता था मेरी जान मुझे याद कर रही है। जालिम, जान ले लोगी तुम ऐसी बातों से अपने खान की। और बस दूसरी तरफ हाशिर की बर्दाश्त खत्म हो गई। इसने फ़ोन दीवार पर खींच कर मारा और पूरे कमरे में तूफान आ गया। हाँ तो क्यों याद कर रही थी ज़ल्मी? महरोज ने मुस्कुराते हुए जोया से कहा। वो मैं आपको सॉरी और थैंक यू कहना था। जोया ने आस्ता आवाज़ में कहा। सॉरी और थैंक यू क्यों भी? खैरियत है? वैसे किसी को याद करने के बाद मिस यू और लव यू कहा जाता है, पर चलो खैर है, आपकी तो हर अदा ही अलग है। वो लेटे लेटे ही मुस्कुरा कर बोला। मैं अपनी इस दिन की हरकत पर शर्मिंदा हूँ। मुझे वो अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। जोया ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा। वो बहुत सख्त अल्फाज थे और अगर मैं इस वक्त घर से नहीं चला जाता तो शायद अपना सबसे बड़ा नुकसान कर चुका होता। प्लीज़ आप मुझे माफ़। जोया, बस जोया। फिरोज ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। जो हुआ भूल जाओ। मुझे भी वो सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। और वैसे भी तुमने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया है कि तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ करने का दिल चाह रहा है। महरोज ने जोया के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर अपने बेटे को देखते हुए कहा। नादिया कमरे में आई। सॉरी, वो मैं
महरोज ने जोया के हाथ छोड़े और उठकर बैठ गया। नादिया जो कमरे से जा रही थी इसको आवाज़ दी। नहीं भाई, आप आराम करें, मैं जा रही हूँ, नादिया जल्दी से बोली। आप बैठो अपनी बहन के पास बेटा, मैं वैसे भी जा रहा हूँ। और महरोज कमरे से निकल गया। नादिया ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। उफ जोया, महरोज भाई, मेरी तो जान निकल जाती। तुम कैसे रहती हो इनके साथ? कहीं नाराज तो नहीं होंगे? उसने जोया की तरफ देखा जो हंस रही थी। ये तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? ज़ारा अहमद हाशिर को बुलाने उसके कमरे में आई थी क्योंकि इनकी शूटिंग आज ख़त्म हो गई थी और पूरा ग्रुप आज पैकिंग के मूड में था। मगर कमरे में आकर वो हैरान रह गई। कोई चीज़ कमरे की जगह पर नहीं थी। ऐसा लगता था कमरे में भूचाल आया है। वो तेजी से हाशिर की तरफ बढ़ी जो ज़मीन पर बैठा था और दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। हाशिर जी, क्या किया है तुमने? अगर कोई और रूम में आ जाता। पहले ही तुम अभी मीडिया के निशाने पर हो। कितनी मुश्किल से तुम्हें मुल्क से बाहर शूटिंग की इजाज़त मिली थी। किसी को अगर पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? ज़ारा ने उसके कंधे को हलाया। हाशिर, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इसने मुझे बुला दिया। ज़ारा, सिर्फ एक साल में वो कैसे कर सकती है ऐसा? वो अपने हवासों में नहीं था। किसने? हाशिर, किसकी बात कर रहे हो? पाकिस्तान में सब ठीक है? ज़ारा ने पूछा। वो इस ब्लडी गाली से इजहार मोहब्बत कर रही थी। और वो इसका शोहर, वो इसे पता है क्या बोल रहा था? हाशिर, जोया तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुकी है, ज़ारा ने कहा। नहीं निकली है वो। हाशिर इतनी ज़ोर से दौड़ा कि ज़ारा को लगा इसके कान के पर्दे फट जाएंगे। हाशिर, आस्ता, ज़ारा ने कहा। वो कैसे कर सकती है ज़ारा ऐसा? हाशिर ज़ारा की बात सुन नहीं रहा था। ठीक है, मैंने इससे शादी नहीं की, पर वो मेरी मोहब्बत है, वो कैसे भूल गई? हाशिर ने जोया को कंधों से पकड़ा। ज़ारा को वो ठीक नहीं लगा। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हाशिर को पानी पिलाने के लिए बेड के पास आई और गिलास में पानी डाल निकालने लगी। इसकी नज़र बेड के पास बिखरी शीशियों और पैकेट पर पड़ी और गिलास इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो तेज़ी से हाशिर की तरफ आई। ये क्या है हाशिर? ज़ारा ने हाशिर को झंझोड़ा। हाशिर, कब से इस्तेमाल कर रहे हो तुम ये सब? क्या है हाशिर? हाशिर, ज़ारा ने अपने होंठों पर हाथ रखकर अपनी सिसकी को रोका। हाशिर की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो थोड़ी देर में ही इसने बच्चों की तरह जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। ज़ारा इसके बराबर में ज़मीन पर बैठ गई और हाशिर के कंधे पर हाथ रखा। हाशिर का सर अपने कंधे से लगाया और हाशिर को बहुत बड़ा सहारा मिल गया। वो इसके कंधे से लगा अपने पता नहीं कौन से गम रोने लगा। ज़ारा इसकी कमर थपथपाती रही। मैं मर जाऊंगा ज़ारा, ये मैंने क्या कर दिया? मैं नहीं देख सकता इसे किसी के भी साथ। वो कैसे भूल गई? वो मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। क्या कर बैठा हूँ? मेरी सांस रुक रही है ज़ारा, मेरा सर फट रहा है। ज़ारा इसको चुप कराते कराते खुद भी रोने लग गई थी। सब लोग जोया के कमरे में बैठे थे। किरण जोया से बात करने की कोशिश कर रही थी मगर वो फ़ोन वाली बात पर इससे नाराज़ हो गई थी। जोया बेटा, तुम यहाँ खुश हो ना? महरोज के साथ? मरीम बीबी ने पूछा। जोया से था मगर जवाब एकदम शाजिया चची ने दिया। भाभी, इसको देखकर ही पता चल रहा है ये यहाँ बहुत खुश है। देखा नहीं आपने सास और मियाँ ने कैसा हाथ का छाला बना रखा हुआ है इसे? और एक एहसान भाई है कि इसकी वजह से बेचारे हाशिर को घर बदर किया हुआ है और इस बच्चे को इस मनहूस अदाकारा के घर रहना पड़ता है। नादिया और अहमद ने माँ को रोकने की कोशिश की मगर वो शाजिया थी। चुप होना उन्होंने सीखा ही नहीं था। लो तो क्या गलत कह रही हूँ? अभी पिछले दिनों इसी बात पर कितना बड़ा मसला हुआ था। मीडिया ने कैसी कैसी खबर चलाई थी। पुलिस केस बन गया था। जमानत पर छोड़कर वो तो ड्रामे वाले इसे शूटिंग पर ले गए थे। बस मामा अब चुप हो जाए। कहाँ बैठी हैं ये तो देख लिया करे, अहमद गुस्से से बोला। जोया ने इनको अफसोस से देखा। बाज लोग कभी नहीं बदलते। जोया ने ताई जान से कहा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ ताई जान। महरोज मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। प्लीज़ आप ताई जान को मेरी तरफ से कहें कि वो हाशिर को घर बुला ले। मेरा नसीब यहाँ था, ये अल्लाह का फैसला था। मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत बहुत अच्छा अजर दिया है। मैं जितना शुक्र करूँ कम है। मरीम बीबी ने इसको गले लगा लिया। हाशिर अपनी सारी टीम मेंबर के साथ होटल के डाइनिंग हॉल में बैठा था। टेबल बजा कर गाने गा रहा था और मजाक कर रहा था जब ज़ारा अहमद हॉल में आई और हाशिर को देखने लगी। इसके चेहरे से ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो कमरे में क्या कर रहा था मगर इसकी आंखें बगावत कर रही थी। वो हंसी थी, आंखें चुप थी। हाशिर की ज़ारा से नज़र मिली तो हाशिर ने अपनी दो उंगलियों को होठों पर रखकर इससे फ्लाइंग किस का इशारा किया और आंख मारी। सब लोगों ने ज़ारा को देखा
और ओ की आवाज़ निकाली। ज़रा ने दोनों उंगलियां उठाई और हाथ की गन बनाकर गोली मारने का इशारा किया तो हाशिर और सब जोर जोर से हंसने लगे। जोया जैसे जैसे लगता था कि इस शहर में वक़्त नहीं गुजरता, अब इसे वक़्त ही नहीं मिलता था। महरोज़ और अयान इसकी कुल कायनात थे। कराची से नादिया की शादी का कार्ड आया था। महरोज़ ने इससे कहा अगर वो जाना चाहती है तो वो छोड़ आएगा, पर इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अयान को अकेले नहीं संभाल सकती, और फिर बीबी जान की तबीयत भी इन दिनों बहुत ख़राब थी। एक दिन महरोज़ ने इसे बताया कि हाशिर ने शोबिस छोड़ दी है। इसने टीवी पर आकर कहा है कि वो सिर्फ अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करेगा, पर जोया ने महरोज़ को ये कहकर चुप करा दिया कि एक दफ़ा पहले भी इस शख्स की वजह से महरोज़ इससे नाराज़ हो चुका है और जोया ने वो दिन बहुत अजियत में गुजारे थे, इसलिए वो अब इसकी कोई बात नहीं करेगा। इधर हाशिर खान ने शोबिस को बिल्कुल ही खुदाफिज कह दिया था। जोया की दुनिया बस ये घर, इसका शोहर और बेटा था। इससे बाहर क्या हो रहा है इसमें दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने घर में बहुत खुश थी। जोया की शादी को 3 साल होने वाले थे। बीजान के इंतकाल को 6 माह हो गए थे। काफ़ी दिनों से ताया जान के घर से किसी का फ़ोन नहीं आया था। वो तो अब कराची फ़ोन करती ही नहीं थी। जब से इसे पता चला था कि हाशिर अब घर आ गया है। जोया इशा की नमाज पढ़कर बैठी थी जब महरोज आया। इसने अयान को गोद में उठा लिया जो अब चलने लगा था। जोया ने इससे खाने का पूछा और खाना लेने चलेगी। खाना खाने के बाद महरोज ने कहा, जोया क्या हुआ है, तुमने खाना भी नहीं खाया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस पता नहीं आज दिल बहुत घबरा रहा है, वो आहिस्ता से बोली। चलो कहीं बाहर चलते हैं। महरोज ने इसका हाथ नरमी से पकड़कर सहलाया। कुछ देर सोना चाहती हूँ, बस अयान को सुला दो, इसने अयान को देखते हुए कहा। तुम अयान की फिक्र मत करो, हम बाप बेटा बाहर जा रहे हैं, तुम आराम से सो जाओ। जोया सोने लेट गई। पता नहीं क्यों आज इसको बहुत रोना आ रहा था। इसे सब बहुत याद आ रहे थे। अभी खान जी आ जाएं तो कराची फ़ोन करूँगी, बहुत दिन हो गए हैं वहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं किया, और वो ये सोचते हुए सो गई। महरोज जब कमरे में आया तो वो बेखबर सो रही थी। उसने आशा से अयान को लटाया और ख़ुद भी लाइट ऑफ करके सोने लेट गया। जोया तुम आ गई, मैं कब से बुला रहा था। हाशिर ने हाथ बढ़ाया। हाशिर तुम्हें कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? हाशिर हल्के से हंस गया। तुम नहीं समझोगी चंदा। हाशिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम बीमार हो? हाँ जोया, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बीमार हूँ, मैं बहुत देर कर दी आने में। हाशिर हाशिर। जोया की आंख खुल गई। वो ख्वाब में डर कर उठी थी। दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। वो आस्ता से बेड से नीचे उतरी और नमाज के लिए वज़ू करने चली गई। नमाज से फारिग होकर से समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर इसने डरते डरते हाशिर का नाम लिया। आंखों में एक सलाब आया। वो अल्लाह से इसके लिए माफ़ी मांगती रही। ज़िंदगी हदायत पर हदायत और पता नहीं क्या क्या। जोया ने पूरे 3 साल बाद इस शख्स के लिए दुआ की थी जो पहले इसकी हर दुआ में शामिल था। ए अल्लाह, मैंने हाशिर को माफ़ कर दिया, आप भी इसे माफ़ कर दें, इसे बहुत सारा सुकून दे दें, इसे को तकलीफ़ छूकर भी नहीं गुजरे। वो वही जाए नमाज पर सो गई। कहीं फ़ोन की बेल हो रही थी। जब जोया की आंख खोली, इसने महरोज़ को किसी से बात करते देखा। वो तेज़ी से उठकर इसके पास आई। जब तक महरोज़ फ़ोन बंद कर चुका था, पर इसका चेहरा किसी बुरी खबर की तस्दीक कर रहा था, और जोया तेज़ी से कमरे से बाहर जाने लगी। जोया बात सुनो, इधर आओ, महरोज़ ने अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा। बस खान जी, मैं आपका नाश्ता बना कर लाती हूँ। वो भाग कर कमरे से निकल जाना चाहती थी। जोया सब काम छोड़ो, मेरे पास आकर बैठो, नरमी से कहा। जी बस आती हूँ, अयान के लिए फीटे बना लाऊं। वो दरवाज़ा खोल चुकी थी जब महरोज़ को इसने कहते सुना, जोया हाशिर की डेथ हो गई है, हमें कराची जाना है। जोया के कदम तो क्या, सांसें भी रुक गई। इसे ब्रेन ट्यूमर था। इसके करीबी दोस्तों के अलावा किसी को ये खबर पता नहीं थी। इसने अपने घर वालों से भी ये खबर छुपाई। जोया, महरोज़ की आवाज़ से पूरे हवेली लर्ज उठी थी। जोया ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। वो आए तो कहा तो कहना, मुसाफिर तो गया। जोया को लगा कोई बहुत दूर से इसे आवाज़ दे रहा है। जोया ने घबराकर आंखें खोली तो महरोज़ को खुद पर झुका हुआ पाया। जोया बहुत अजनबी नज़रों से इसे देख रही थी। महरोज़ इसकी तबीयत पूछ रहा था, इसे कराची चलने का बोल रहा था। जोया उठो, हमें जल्दी निकलना है, तुम चल रही हो? सुनो। जोया खड़ी हो गई। नहीं, इस तरह नहीं, पहले कुछ खा लो, आओ नाश्ता करो मेरे साथ। महरोज़ इसे पकड़ पकड़ के सोफे तक लाया और नाश्ता कराने लगा। वो इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बिल्कुल चुप थी, ना रो रही थी ना कुछ बोल रही थी। एयरपोर्ट से मामू जान के घर का रास्ता भी खामोशी से कटा, मगर जैसे ही गाड़ी गली में मुड़ी और जोया को अपना वो घर नजर आने लगा जिसमें इसका बचपन गुजरा था, इसकी बर्दाश्त और जब्त जवाब दे गया। पहले आंसू ने बगावत की और फिर आवाज़ ने। वो चीखते हुए दीवानावार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भागी। इसकी एक
सैंडल गाड़ी में ही रह गया था और वो नंगे पैर थी। इसने ये भी नहीं देखा कि महरोज और इसका बेटा इसके साथ हैं भी या नहीं। बस वो लोगों को हटाती हुई घर में दाखिल हो गई। हाशिर, हाशिर उठो, देखो मैं आ गई हूँ। अब उठ जाओ प्लीज़ हाशिर। नादिया, जिसकी खुद बहुत बुरी हालत थी, इसको संभालने आगे बढ़ी। जोया, हाशिर अब नहीं उठेगा, वो हम सबको छोड़कर चला गया है। जोया ने इसके हाथ को झटका और मरीम बीबी के पास गई। ताई, मेरा यकीन करे, वो ठीक है, इसने खुद बुलाया है मुझे। मैं नाराज़ थी ना इससे से। आप बोलो इसको, ये अब उठ कर बैठे। इसको तो नींद में भी मेरे आने का पता चल जाता था। वो इन्हें रोने का मना करते हुए कह रही थी। तायाजान और अहमद तेजी से अंदर आए क्योंकि जोया की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तायाजान ने जोया के सर पर हाथ रखा और गले लगाने के लिए आगे बढ़े। जोया इनसे दूर हो गई। मैंने आपको कहा था ना, मत करें ये जुल्म, वो मर जाएगा मेरे बगैर। देखें वो अब उठ नहीं रहा। अहमद ने एक जोर का थप्पड़ इसे लगाया और कहा, होश करो जोया। नादिया किरण इसे कमरे में ले जाने का कहा क्योंकि लोगों की बातें शुरू हो गई थी। और फिर हाशिर को इसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया था। ताईजान को अपना होश नहीं था। एक क़यामत थी जो घर पर टूट चुकी थी। महरोज कब्रिस्तान से ही चला गया था, घर वापस नहीं आया था। अहमद को वो बहुत गुस्से में लगा था। रमीज चाचा ने इसका खून मिलाया जो बन जा रहा था, मगर नींद की दवा की वजह से जोया को कुछ होश नहीं था। अपने ऊपर आने वाली इस नई क़यामत से वो अनजान थी। हाशिर को गए 40 दिन हो गए थे। जोया ने खुद को बहुत हद तक संभाल लिया था। इसका ज़्यादा वक्त अयान और ताईजान के साथ गुजरता था। ताईजान तो बस बिस्तर से ही लगकर रह गई थी। महरोज ने पलटकर कोई खबर नहीं ली थी और जोया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद महरोज को फ़ोन कर लेती। जोया ताईजान को सूप पिला रही थी जब किरण ने इसको आकर कहा कि ज़ारा अहमद इससे मिलने आई है। वो उठकर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जोया ने ज़ारा अहमद के आगे अपना हाथ बढ़ाया और ज़ारा खड़ी हो गई और इसके गले लग गई। आप मिलना चाहती थी मुझसे? जोया ने हैरत से ज़ारा अहमद को देखते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ ताकि तुम हाशिर को गलत ना समझो। जोया, हाशिर ने तुम्हें सिर्फ इस बीमारी की वजह से ही छोड़ा था। वो नहीं चाहता था कि तुम जो सारी ज़िंदगी बिन माँ बाप के रही हो, आगे की ज़िंदगी भी। कब हुई इससे ये बीमारी? इसने किसी को बताया क्यों नहीं? जोया ने कहा, लंदन जाने से भी पहले हर वक्त सर में दर्द और फ्लू रहने की वजह से। अपने टेस्ट करवाए थे तो रिपोर्ट में इसके दिमाग में गिल्टी आई थी, लेकिन इससे यहाँ के डॉक्टर और रिपोर्ट्स पर कोई भरोसा नहीं था। इसलिए जिस फिल्म के लिए वो इनकार कर चुका था, इसे फिर हासिल कर ली क्योंकि वो कुछ अर्सा लंदन में रहकर अपना इलाज कराना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसके माँ बाप और तुम ये सदमा झेलो। इसलिए वो फिल्म को इशू बनाकर लंदन में आ गया, मगर वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। इसलिए थोड़ा खुदगर्ज हो गया और शादी की तारीख पक्की करवा ली कि जितनी भी ज़िंदगी है तुम्हारे साथ गुजारेगा। इसको इस वक्त तक इससे ये नहीं पता था कि इसका ट्यूमर इतना फैल चुका है। मैं गवाह हूँ, जब इंडिया से इसे फिल्म की ऑफ़र आई, हाशिर ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि वो अब कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इससे नाराज़ थी और इसे बेवकूफ़ कहती थी। लेकिन फिर अचानक से इसने फ़िल्म साइन करने का ऐलान कर दिया और तुम्हारा फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया। मैं बहुत हैरान हुई और मैं जो दिल से चाहती थी कि ये फ़िल्म हाशिर ज़रूर साइन करे, मगर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। इस दिन वो मुझे भी बिल्कुल आम मर्द ही लगा क्योंकि मुझे पता जो नहीं था। जोया ने चूम कर इसकी शक्ल देखी। हाँ, जब मुझे भी नहीं पता था। लंदन में इसकी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई थी। इसका लास्ट स्टेज था। इसके पास मुश्किल से 1-2 साल ही बचे थे। इसलिए जब किरण का मैसेज आया कि तुम्हारे मामू तुम्हारा रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं, तो इसने ये सारा प्लान बना लिया और ना सिर्फ फिल्म की ऑफ़र कबूल की, खुद ही ये खबर भी लीक करवा दी और अपने बाबा को ख़त लिख दिया जिसमें तुमसे बेजारी और अपने वापस नहीं आने का कह दिया। वो चाहता था कि तुम अपने मामू के बेटे से शादी करके पेशावर चली जाओ। ज़रा अभी कुछ और भी कहती जब जोया ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, इसे मामू का तो पता भी नहीं था और वो एहसन से मेरी शादी। ज़ारा एकदम हंसी। हाँ, इसलिए ही इसने ख़त में एहसन का नाम लिखा क्योंकि वो जानता था तुम अब इसकी बात नहीं मानोगी और फ़ौरन अपने मामू के बेटे के लिए हाँ कर दोगी। और जोया को याद आया कैसे भरे कमरे में सबके सामने कहा था, तायाजान एहसन से नहीं, आप मामू जान को हाँ कर दें। अब आपका बेटा मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता और शादी 27 दिसंबर को ही होगी। एकदम इसे ज़ारा की आवाज़ हाल में वापस ले आई।
وہ तुम्हें खुश रखने के लिए जब खुद पर इतना जुल्म कर सकता था, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि वो एहसन जैसे इंसान से तुम्हारी शादी होने देता। लेकिन वो ये बात अपने बाबा को नहीं समझा सकता था, इसलिए तुम्हारे ज़रिए इसे निकलवा दिया, जैसे हमेशा करता था, अपनी हर बात मनवाने के लिए तुम्हें आगे। कुछ पूछना चाहती हूँ ज़ोया, ज़ारा ने कहा। आपको कब पता चला कि हाशिर? ज़ोया से बात नहीं मुकम्मल की गई, वो इसकी बीमारी का नाम भी मुंह पर नहीं ला सकी। जिस दिन तुम अपने शोहर से मोहब्बत का इजहार कर रही थी, इससे ये बता रही थी कि वो थोड़ी देर नजर न आए तो तुम्हारी क्या हालत होती है। ज़ारा ने जताती हुई नज़रों से इसे देखा। ज़ोया को याद आ गया वो किस दिन की बात कर रही थी। बहुत टूट गया था वो, बहुत रोया था इस दिन। अपने सारे गम मेरे कंधे पर सर रख के बहा दिए थे। फिर इसने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया, काम शोबे सब छोड़ दिया। शायद वो अपनी मौत से पहले ही मर गया था। ज़रा चली गई थी। ज़ोया ने आंसू को बहने दिया। ये क्या कर दिया तुमने हाशिर? क्यों? भाभी क्या कहा फिर? महरोज़ ने कब आ रहे हैं? शाजिया चची ने मरीम बीबी से कहा। मरीम एहसान साहब बता रहे थे वो कहीं दूसरे शहर गया हुआ है, ज़मीनों का कोई मसला है। अकबर भाई से बात हुई थी, मरीम बीबी ने कहा। भाभी आपको नहीं लगता वो लोग बहाना बना रहे हैं? वो इस दिन का जो गया है तो पलट कर नहीं आया, ना कोई फ़ोन ही किया है ज़ोया को। फिर अकबर भाई और भाभी भी स्वयं में आए और इसी दिन वापस चले गए। मैंने कहा है एहसान से कि अगर वो नहीं आता तो ज़ोया को खुद छोड़ आए। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो समझ आएंगे इन लोगों को इस बच्ची की ज़िंदगी इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दे सकते। मरीम बीबी रोने लगी थी। ज़ोया अपने कमरे में बैठी ये सब आवाज़ें सुन रही थी, मगर वो क्या कर सकती थी? वो जानती थी वो अपना एतबार खो चुकी है। महरोज़ अब शायद कभी इस पर भरोसा नहीं करेगा। ज़ोया से कि नमाज़ पढ़कर लॉन में आई, अयान को कुर्सी पर बैठाया दिया और ख़ुद आसमान को देखने लगी। थोड़ी देर में किरण ने फ़ोन लाकर इसके हाथ में दिया। हेलो। ज़ोया ने फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। महरोज़ ने सलाम किया। ज़ोया के गले में आंसू का फंदा फंस गया। मैं घर आना चाहती हूँ, ज़ोया ने कहा। मैं तुम्हें लेने आना चाह रहा था, महरोज़ ने कहा। दोनों ने एक साथ कहा। महरोज़ कल। ज़ोया कब? फिर दोनों ने एक साथ कहा। ज़ोया मैंने आने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कुछ सुना, वो सब भूलना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं चला गया था। वो बहुत संजीदा था। फिर खान जी अब क्या हुआ? ज़ोया ने कहा। मगर मैंने सोचा इस सब में मेरे बेटे का क्या कसूर है? ज़ोया ने कुछ बोलना चाहा। खान जी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई ज़ोया, महरोज़ ने कहा। तुम 3 साल से मेरे साथ हो और मुझे पूरा एतमाद है तुम पर। एक शोहर से ज़्यादा अपनी बीवी को कौन नहीं जान सकता। मगर मैंने कहा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इन लोगों की नज़रों, इनके सवालों से बचकर मैं चला गया था, कभी ना लौट कर आने के लिए। लेकिन मैं अयान के लिए अपने इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। तुम सोच लो, हो सकता है कभी गुस्से में मेरी ज़ुबान से या मेरे अमल से कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, बर्दाश्त कर पाओगी। और एक वादा और करना होगा, अपना गम और आंसू कराची ही छोड़ आना। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता है और मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ जाने। एक ताया ज़ाद भाई की मौत का जितना गम तुमने मना लिया था, मनाना था, मना लिया। मैं अपना कंधा नहीं दूंगा तुम्हें, ना मुझे अपना घर मकबरा बनाना है। क्या अंदाज था तंज करने का। ज़ोया को आज न जाने कितने दिन बाद हंसी आई थी। वो इसने बड़ी मुश्किल से काबू की, क्योंकि महरोज़ खान की आवाज़ से पता चल रहा था वो बहुत गुस्से में है। इसका दिमाग बहुत घुमा हुआ लग रहा था। खान जी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि शायद आपको यकीन ना आए। मैं जानती हूँ मेरे अल्फाज आप एतबार के काबिल नहीं हैं, लेकिन मैं अपने अमल से ज़ाहिर करूँगी। आप और आपका घर मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। एक घर की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। एक मजबूत घर की बुनियाद मैं ही डालूँगी। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। और खान जी सुनकर अयान ने बाबा बाबा कहना शुरू कर दिया। मेरी बात कराओ अयान से, महरोज़ ने कहा। इसी रोब से कहा गया। ज़ोया ने फ़ोन अयान को पकड़ा दिया। अब वो बाप बेटा बातें कर रहे थे। ज़ोया खिलकर मुस्कुराई। ज़ोया ने आसमान पर नज़र की। शाम ढल कर रात में बदल चुकी थी, जो इस बात का सबूत था कि जल्द एक नई रोशन सुबह आने वाली है। हाशिर को वो भूल तो नहीं सकती थी, पर अपने दिल के किसी बहुत अंदर छुपा चुकी थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था, हार्ट टचिंग स्टोरी थी इसकी। हाशिर को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन राइटर ने कुछ सोच के लिखा था। उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्दी हाजिर होती हूँ।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगले नावल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।